नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, मैं हूं आपका साथी मिस्टर एक्स। सबसे पहले तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्टोरी को शुरू करके फोन को साइड में रख दीजिए और ईयरफोन्स को अपने कानों में अच्छे से ठूंस लीजिए। आज की जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर एक बार आप मेरे साथ जुड़ गए तो आपको यकीन दिलाता हूं कि स्टोरी खत्म नहीं होने तक आप पूरी तरह से इसमें डूब जाएंगे। लेकिन अगर आप बार बार फोन में लगे रहे या दूसरे कामों में डिस्टर्ब होते रहे तो कहानी का पूरा बहाव टूट जाएगा। साथियों, इस बार मैं आपके लिए ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो एक क्राइम स्टोरीज के साथ ही साथ एक हॉरर स्टोरीज भी है, और शायद आज तक आपको क्राइम के साथ हॉरर स्टोरी सुनने को नहीं मिली होगी। इस कहानी में आपको क्राइम, खौफ, डर, दर्द, प्यार और इमोशंस, इन सभी चीजों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। ये कहानी किसी एक अकेले शख्स की नहीं है, बल्कि यह इतिहास के बहुत बड़े रहस्य से भी जुड़ी हुई है, और उस रहस्य को खोजने के लिए न जाने कितने ही लोगों ने अपनी जान दांव पर लगा दी। लेकिन उस रहस्य को जानना तो दूर, वो उसके बारे में कुछ समझ तक नहीं सके। उस रहस्य से जुड़े हुए न जाने कितने ही किस्से और कहानियां सुनने को मिलती हैं, और आज भी उस रहस्य के पीछे भागते भागते कई लोग पागल हो चुके हैं। तो ऐसे अनगिनत अनुभवों को मिलाकर मैंने आपके लिए ये स्टोरी तैयार की है। तो आज की स्टोरी मैं आपको किसी और के पर्सपेक्टिव से नहीं सुनाने वाला, बल्कि ये स्टोरी आप मेरे ही जुबानी में सुनने वाले हैं। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये तो मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं और केवल आपसे बस एक हल्का सा हौसला मांग रहा हूं, तो मुझे बस वो हौसला दीजिए ताकि मैं आपके लिए बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियां ला सकूं। चलिए कहानी पर आते हैं। ये कहानी है एक आर्कियोलॉजिस्ट की, जिसका नाम है कुंदन। कुंदन हमेशा ऐसी जगहों पर जाया करता है जहां पुरातत्व से जुड़ी हुई चीजों की खुदाई की जाती है। ऐसे ही एक बार अपने काम की वजह से कुंदन को स्वर्णागिरी आना पड़ा। कुंदन अकेला नहीं आया था, बल्कि उसने अपनी पत्नी निहारिका को भी अपने साथ ले लिया। शाम के समय जब वह स्टेशन पर उतरा तो हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर दूर तक फैले ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच में लहराते खेत देखने में बेहद सुंदर नजारा था। निहारिका को ये जगह बहुत भा गई थी। यहाँ की सुंदरता उसे अपनी तरफ आकर्षित करने लगी। लेकिन कहते हैं ना कि चमकने वाली हर चीज सोना नहीं होती, उसी तरह हर सुंदर दिखने वाली चीज का भी अपना ही रहस्य होता है। शाम के 7 ही बजे थे और स्टेशन पूरा खाली था। वहां ना कोई रिक्शा था और ना ही कोई इंसान जो कुंदन और निहारिका को रास्ता बता पाए। कुंदन सामान उठाकर स्टेशन से बाहर आया, तब उसे एक टैक्सी वाला दिखाई दिया। कुंदन ने उसे चलने के लिए पूछा तो उसने साफ इनकार कर दिया। टैक्सी वाले ने पूछना शुरू किया, भाई जी, इस वक्त आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कहाँ जाना है आपको? कुंदन ने कहा, हमें यहाँ इस पते पर जाना है, लेकिन तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? और यहाँ के सारे लोग कहाँ हैं? टैक्सी वाला बोला, लगता है आप यहाँ नए हैं, इसलिए आपको पता नहीं कि शाम के वक्त यहाँ कोई घर से बाहर नहीं निकलता। अभी के लिए फिलहाल मैं आपको एक होटल में छोड़ देता हूँ, कल सुबह आप इस पते पर चले जाइएगा। कुंदन ने कहा, क्यों? होटल में क्यों? मैंने घर लिया है वहां, हम यहाँ रहने आए हैं, और यहाँ ऐसा क्या है जो लोग शाम के वक्त बाहर नहीं निकलते? निहारिका ये सारी बातें सुनकर हर जाती है। जो नज़ारे अभी तक उसे बेहद खूबसूरत लग रहे थे, वे अब उसे बहुत डरा रहे थे। अपने आसपास सुनसान सड़कों को देखकर निहारिका डर जाती है। वह कुंदन की बाजू कसकर पकड़ लेती है। निहारिका ने कहा, कुंदन, प्लीज होटल ही चलते हैं ना? यहां सच में मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज, आज रात की ही तो बात है, प्लीज चलो ना। निहारिका ने यह बेहद डरते डरते हुए से कहा। अगली सुबह कुंदन और निहारिका अपने घर के लिए निकल पड़े। उन्होंने देखा हर तरफ अच्छी खासी चहल पहल थी। बाजार भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। सब तरफ कुछ मुस्कुराते चेहरे तो बच्चों का शोर सुनाई दे रहा था।
निहारिका को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि इस जगह की दुनिया दिन में अलग और रात में अलग होती है। वही टैक्सी वाला उन्हें उनके घर छोड़ आया। कुंदन ने धीमी आवाज में टैक्सी वाले से रात के बारे में पूछा, तुम रात को क्या कह रहे थे? ये रात का क्या किस्सा है? टैक्सी वाला ने कहा, साहब जी, ये जगह रात के लिए श्रापित है। मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन अक्सर रात को निकलने वाले लोग यहां गायब हो जाते हैं। कुंदन ने कहा, लेकिन क्यों? टैक्सी वाला दूर उस किले की तरफ इशारा करता है जहां दूर उसकी चोटी दिखाई दे रही थी, और बोला, देखो वो किला। कहते हैं जिस किसी ने भी उस किले में रात गुजारी या घर से बाहर रहा, वो कभी किसी को दिखाई नहीं दिया। वहां उस तरफ रात के वक्त भी कोई नहीं जाता। आप भी अपना ध्यान रखिए और उस किले से दूर रहिए। टैक्सी वाले के जाने के बाद निहारिका कुंदन के पास आई और बोली, क्या हुआ? क्या कह रहा था वो? कुंदन ने कहा, कुछ नहीं, पागल है यहाँ के लोग। किसी भी मनगढ़ंत बातों पर विश्वास कर लेते हैं और उसे ही सच मान लेते हैं। तुम बस अपना ध्यान रखना। कुंदन और निहारिका अपने घर में गए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कुंदन एक आर्कियोलॉजिस्ट है और निहारिका एक हाउसवाइफ। कुंदन और निहारिका की शादी को 2 साल हो चुके हैं। निहारिका कुंदन के लिए कॉफी बनाकर लाती है और उसे देती है। कुंदन अपने घर की विंडो से बाहर देख रहा था। उसकी विंडो से वो किला साफ नजर आता था। कुंदन कॉफी पीते पीते उस किले को ही देख रहा था। दरअसल कुंदन यहाँ स्वर्णागिरी में उस किले पर रिसर्च करने ही आया था। वक्त धीरे धीरे बीतने लगा। कुंदन सुबह ही अपने काम के लिए निकल जाता था और निहारिका अपने घर को सजाने में जुट गई थी। निहारिका को म्यूजिक सुनने का बहुत शौक था। यह अधिकतर अपने खाली समय में गाने सुनती थी। वैसे तो कुंदन कभी भी ज्यादा देर उस किले पर नहीं रुकता था। हमेशा शाम होने से पहले ही घर वापस आ जाया करता था। लेकिन उस दिन बस सूरज ढलने ही वाला था। उसे थोड़ी सी देर हो गई थी। कुंदन जल्दी जल्दी अपना सामान समेटकर किले से बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक उसका दम घुटने लगा। भरी गर्मी में भी उसे ठंड का एहसास होने लगा। कुंदन जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगा। अचानक उसे अपने कदमों के साथ किसी और के कदमों की भी आहट सुनाई दी। कुंदन बिना कोई ध्यान दिए सीधा सीधा कदम बढ़ाने लगा, लेकिन तभी उसके कदम लड़खड़ा गए और वो गिर पड़ा। कुंदन हाँफ रहा था। उसकी नजर जमीन पर एक परछाई पर पड़ी जो उसकी तरफ ही बढ़ रही थी। कुंदन ने खुद को संभाला और जल्दी से उठकर बाहर की तरफ भागा। किले के बाहर दरवाजे पर उसे चौकीदार मिला। उसे इस वक्त वहां देखकर वह कुंदन पर झल्ला पड़ा, लेकिन कुंदन कुछ डरा हुआ था, इसलिए बिना उसकी बातों पर ध्यान दिए वहां से जल्दी निकल गया। कुंदन जल्दी से जल्दी घर पहुंचा और घर पहुंचकर वह बिल्कुल रिलैक्स हो गया। उसने कोई भी बात निहारिका को नहीं बताई। वो नहीं चाहता था कि उसकी परेशानी देखकर निहारिका भी परेशान हो जाए। समय अपनी गति से बढ़ रहा था। उस दिन के बाद से कुंदन थोड़ा सावधान हो गया। वह समय से पहले ही लौट आता था और ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे और फिर आई अमावस की काली रात। शाम ढलते ही कुंदन अपने घर पहुंचा तो निहारिका ने दरवाजा नहीं खोला। उसने काफी आवाज लगाई, डोरबेल भी बजाई, लेकिन निहारिका की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। कुंदन बुरी तरह घबरा गया। किसी तरह कुंदन ने दरवाजा खोला और अंदर घुसा। अंदर निहारिका मरी पड़ी थी। वो कुर्सी से बंधी हुई थी। चाकू उसके सीने में घुसा हुआ था और फर्श पर खून बह रहा था। उसके गले, माथे और गर्दन पर काफी ज्यादा चोट के निशान थे, जिन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि कहीं तो कुछ बहुत गलत हुआ है। कुंदन अपने घर से नीचे गया। उसने सबके दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। हताश होकर कुंदन बाहर की तरफ जाने लगा, लेकिन बिल्डिंग के दरवाजे बंद किए जा चुके थे। कुंदन जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा, लेकिन रात के सन्नाटे में सिर्फ उसकी चीखें ही सुनाई दे रही थी। उसे सुनने वाला वहां कोई मौजूद नहीं था, जैसे सब बहरे हो गए हों। उस रात अमावस की काली रात थी और आज की ही रात निहारिका की बड़ी दर्दनाक मौत हो चुकी थी। अगले दिन सुबह कुंदन के घर के बाहर लोगों की अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। पुलिस ने वहां आकर छानबीन शुरू कर दी। किसी ने निहारिका को बड़ी बेदर्दी से मारा था। वे लोग यहां नए नए आए थे, इसलिए कोई उन्हें ठीक से नहीं जानता था।
पुलिस का सीधा शक कुंदन पर गया, लेकिन उसने बताया कि उस वक्त वो वहां नहीं बल्कि किले में था और अपना काम कर रहा था। किले का नाम सुनकर सब में फुसफुसाहट शुरू हो गई। सब लोग अपनी अपनी बातें करने लगे। अमावस की काली रात और कुंदन का किले में काम करना। सब लोगों के मुंह पर एक ही बात थी कि निहारिका को किले के प्रेत ने मार डाला। पुलिस भी वहां की जगह से अच्छी खासी वाकिफ थी। उन्हें कुंदन के खिलाफ कोई सबूत न मिलने के कारण उसे छोड़ना पड़ा। कुंदन बुरी तरह हताश हो चुका था। उसकी पत्नी निहारिका उसे छोड़कर जा चुकी थी। उसे वो दिन याद आया जब वो किले में अकेला रह गया था। कुंदन को लगा कहीं उससे कोई गलती तो नहीं हुई। साथियों, वो कहते हैं ना कि प्रकृति के साथ कभी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। इस दुनिया में कई ऐसे राज दफन है जो अगर राज ही रहे तो पूरी दुनिया की भलाई इसी में है। लेकिन इंसान इतना उत्सुक है कि वो हर राज्य पर से पर्दा उठाना चाहता है। कलयुग का इंसान खुद को दुनिया का राजा मान बैठा है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि ये प्रकृति की उसकी सांसों को थामे हुए है। जिस दिन ये डोर छूट गई उस दिन हमारी सांसें भी रुक जाएंगी। इंसान की सीमा एक दायरे तक है। जब वो इस दायरे को लांघ देता है तो उसका अंजाम उसे भुगतना ही पड़ता है। प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है तो बदले में हमसे बहुत कुछ ले भी लेती है। लेकिन इस वातावरण में बहुत सी ऐसी हवाएं हैं जो इंसानों के लिए नहीं बनी है। जब इंसान इस हवा के संपर्क में आता है तब वो इन्हीं हवाओं के जाल में फंस जाता है और इन्हीं का होकर रह जाता है। पत्नी के वियोग में कुंदन हर दिन सुन्ना होता जा रहा था। निहारिका की मौत को 1 महीना बीत चुका है और 1 महीने के बाद दोबारा अमावस की काली घनी रात आ जाती है। कुंदन अपने कमरे में सो रहा होता है। अचानक से उसकी नींद टूट जाती है। पसीने से भीगा हुआ वो हड़बड़ाकर उठ जाता है। कुंदन घड़ी की तरफ देखता है। घड़ी में रात के 9 बजे थे। कुंदन अपने बेड से उठा और एक घूंट में सारा पानी पी गया, लेकिन घबराहट के मारे उसका हलक अभी भी सूखे जा रहा था। आज की रात उस शहर के लोगों के लिए मनहूस मानी जाती थी। कुछ लोग इसी डर से उस शहर को छोड़कर जा चुके थे, लेकिन कुंदन कुछ वक्त पहले ही यहाँ रहने आया था। धीरे धीरे कदम बढ़ाकर वह खिड़की की तरफ गया और कांपते हाथों से उसने खिड़की का पर्दा हटाया और उसी पल कुंदन के मुंह से चीख निकल पड़ी। उसने अपना चेहरा फेर लिया। डर और दहशत उसकी आंखों में साफ नजर आ रहे थे। उसे खिड़की में अपनी मरी हुई पत्नी की लाश दिखाई दी, जिसकी मौत आज से 1 महीने पहले अमावस के दिन ही हुई थी। कुंदन ने खुद को संभाला और वापस से खड़ा होकर खिड़की की तरफ गया। अब वहां सब कुछ सामान्य था। कुंदन का दम घुट रहा था। उसने खिड़की खोली और एक ठंडी हवा का झोंका उसे छू कर निकल गया। बाहर की सड़कें सुनसान पड़ी थीं। गली की पहली बिल्डिंग के 6वीं मंजिल पर कुंदन रहता था। वहां से पूरा शहर दिखाई देता था। स्वर्णागिरी जितना दिन में सुंदर, उतना ही रात के कहर में खौफनाक। दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी, जिसे लोग मनहूस मानते थे। शाम का सूरज ढलते ही सारी दुकानें बंद हो जाती थीं। सब दरवाजे खिड़की बंद करके अपने अपने घरों के अंदर ही रहते थे। रात के समय वहां ना तो कोई रिक्शा चलता था, ना कोई और परिवहन। कुंदन की खिड़की से दूर वो जगमग रोशनी धीरे धीरे चमकने लगी और कुछ ही पल में वो रोशनी तेज होने लगी। वहां के लोगों का मानना है कि वो रोशनी दूर उस किले से निकलती है। अमावस की रात वहां बहुत सारे प्रेत आकर राक्षस की पूजा करते हैं और उसे अपनी दुनिया में वापस लाना चाहते हैं। कोई नहीं जानता कि ये शहर कब कितने लोगों को खा चुका है और कब ये पूरी इंसानियत को निगल जाएगा। कुंदन ने फौरन खिड़की बंद कर ली और पर्दे ढक दिए और सिकुड़कर वहीं जमीन पर बैठ गया। वो घूर रहा था उस जगह को जहां उसकी पत्नी की लाश पड़ी थी। वहीं उसके सामने उसके माथे से खून बहकर उसकी तरफ ही आ रहा था। कुंदन झट से खड़ा हुआ और नीचे देखने लगा। फ्लोर बिल्कुल साफ था। साथियों, अब आपको थोड़ी जानकारी इस शहर के बारे में भी बता देता हूं। आखिर इस शहर का रहस्य क्या है? स्वर्णागिरी शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक छोटी सी जगह, रानी रेणुका देवी का भव्य किला। 500 साल पुराना इतिहास। जितना पुराना उतना ही भव्य और विशाल इसकी इमारतें। 3 ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा एक बड़ा ही विशाल किला, जिसकी मजबूती आज तक कोई भेद नहीं पाया। चौथे हिस्से में बहती नदी, जिसका अधिकतर पानी सूख चुका है।
लोगों का कहना है उस वक्त यहाँ पानी का एक यही स्रोत था और वो थी ये नदी। ये किला धन संपत्ति का भंडार हुआ करता था। 500 राजाओं के वंशावली के पूर्वज राजा चंद्रसेन की पत्नी धरा ने इसी कुल में बेटी बनकर जन्म लिया। नाम था रेणुका। रेणुका बहुत बहादुर थी। उसके रहते कोई भी दुश्मन इस किले को जीत न सका और न कभी हासिल कर पाया। रेणुका देवी अपने किले से बहुत प्यार करती थी। आज भी लोगों का कहना है कि उनकी रूह इसी किले में बसी हुई है। हम लोग जब कभी भी ऐसी बातों से रूबरू होते हैं जिन पर विश्वास करना मुश्किल होता है, जिन पर हम भरोसा नहीं कर पाते, जो हमारी आंखों देख ही नहीं होती, या सिर्फ उनके बारे में कहीं कोई बातें ही सुनी हो, तो हम लोग यही कहकर टाल देते हैं कि तुम्हारा वहम होगा, ऐसा तो ही नहीं सकता। भला आज के जमाने में भी ऐसी बातें, पर कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा होता है जो ना होकर भी होता है। हवा में ही उसका एहसास महसूस होता है। कहीं कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके बारे में सोचने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। विश्वास करो या ना करो, कहीं कुछ होता है। निहारिका की मौत से कुंदन बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाता है। उसकी शादी को अभी 2 ही साल बीते थे। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक निहारिका 4 हफ्ते से प्रेग्नेंट थी। उस रात जब उसकी मौत हुई तब वो ये खुशखबरी के लिए कुंदन का इंतजार कर रही थी। उसने खुद अपने हाथों से केक बनाया था। निहारिका कुंदन को उसके पिता बनने की गुड न्यूज सुना पाती, उससे पहले ही सब कुछ बर्बाद हो गया। निहारिका की मौत ने कुंदन को अंदर तक तोड़ दिया। बार बार पुलिस उसे सवाल पूछने के लिए बुलाती और बार बार कभी किसी भी वक्त तफ्तीश करने उसके घर पहुंच जाती। 1 हफ्ते तक कुंदन घर में ही बंद रहा। लोगों का मानना है कि किले के काले साए ने निहारिका की जान ले ली। अमावस की रात एक और मौत। लेकिन कुंदन, वो अपने दर्द से उबरना चाहता था। रात रात भर उसे सपने में निहारिका दिखाई देने लगती। जमीन पर पड़ी उसकी लाश, फर्श पर बहता खून, शरीर पर लगे जख्म। कितनी रातें कुंदन ने यूं ही डर में बिता दी। उसके कानों में निहारिका की चीखने की आवाज गूंजती और वो उन चीखों के पीछे भागता। कुंदन अपने होशो हवास से पूरी तरह बेकाबू हो, उससे पहले ही उसने फैसला लिया कि वो खुद को घर में बंद नहीं रखेगा। उसने काम पर जाना शुरू कर दिया। कुंदन घर से सुबह जल्दी निकल जाता और शाम को ही घर लौटता। ऐसे उसे 4 दिन बीत गए। फिर एक दिन कुंदन जब किले में काम करते हुए कुछ ज्यादा ही बिजी था, अचानक से उसके पीछे से एक परछाई आगे की तरफ बढ़ने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। कुंदन अपनी फाइल छोड़कर किले के उस तरफ गया। उसने ध्यान से देखा, शाम का वक्त हो रहा था। अंधेरा छाने लगा था। कुंदन को तेज कदमों की आहट सुनाई दी। उसने ध्यान से देखा, वहां कोई था, लेकिन साफ साफ वो नजर नहीं आ रहा था। कुंदन को लगा शायद कोई टूरिस्ट होगा जो किला देखने आया होगा। कुंदन मुड़कर वापस अपनी फाइलों की तरफ जाने लगा। वो अपना सामान पैक कर ही रहा था कि अचानक से उसे तेज चीख की आवाज सुनाई दी। वो चीख इतनी तेज थी कि कुंदन एकदम से कांप गया। सारे पेपर्स उसके हाथ से छुटकर नीचे गिर गए। कुंदन घबराते हुए चारों तरफ देखने लगा, लेकिन वो आवाज दोबारा नहीं सुनाई पड़ी। कुंदन बहुत घबराया हुआ था, लेकिन पहले उसे लगा कि शायद उसका वहम है। उसने अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। तभी किले के ऊपरी हिस्से से एक चुनरी आकर कुंदन के पैरों में गिर गई। कुंदन चुनरी देखकर बहुत हैरान हो गया। उसने सोचा कि शायद ऊपर कोई लड़की है जिसकी ये चुनरी नीचे आ गिरी है। कुंदन को फिर वही चीख सुनाई पड़ी। इस बार कुंदन किले के भीतरी हिस्से में पहुंच गया। उसके पास एक टॉर्च रहती थी जो उसने अपने साथ ले ली। कुंदन सामने की तरफ बने एक बड़े से कक्ष में घुसा। वो कक्ष उस किले में घुसने का मुख्य द्वार था। कुंदन पहली बार उस मुख्य कक्ष में गया था, जिसे देखकर कुंदन का ध्यान उसी पर टिका रह गया। वो कक्ष बड़े ही संजीदा तरीके से सजा हुआ था। उस कक्ष को देखकर ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता था कि ये किसी पुराने पड़े किले का एक शानदार हिस्सा हो सकता है। उस कक्ष की दीवारों पर बड़ी ही उम्दा किस्म की पेंटिंग्स लगी हुई थी, जिन पर हल्की धूल जमी हुई थी। 500 साल पुराने जमाने का फर्नीचर आज के मुकाबले बेहद शानदार हुआ करते थे। कक्ष में 4 खंभे और उन 4 खंभों पर बनी हुई अप्सरा की सुंदर नक्काशी।
फिर कुंदन की नजर खंबे के पास से होकर गुजर रही सीढ़ियों पर पड़ी और उसका ध्यान अपने हाथ में ली हुई चुनरी पर गया। कक्ष की सुंदरता ने कुंदन को ऐसा बांधा कि कुंदन उस आवाज के बारे में बिल्कुल ही भूल गया। कुंदन को इन सब में यह बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि अंधेरा हो चुका है, दिन ढल गया है और यहां इस जगह के मुताबिक इस किले में शाम के बाद रुकना मना है। कुंदन सीढ़ियों की तरफ टॉर्च की रोशनी करता है। वो सीढ़ियां बहुत संकरी थी, ऐसी कि उसमें सिर्फ 2 इंसान ही एक साथ चढ़ सकते थे। सीढ़ियों के दोनों तरफ बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें। कुंदन ने सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। लगभग 7-8 सीढ़ियां चढ़ने के बाद एक घुमाव आया और फिर अगले 2 कदम रखने के बाद कुंदन की टॉर्च बंद हो गई। इस भूतिया किले में शाम के वक्त कुंदन अकेला या फिर कोई और भी था। कुंदन ने टॉर्च को हाथ पर मारा। वो एक बार तो ऑन हुई और तभी दोबारा बंद हो गई। तभी अचानक से कुंदन को लगा जैसे कोई उसके करीब से होकर गुजरा हो। कुंदन बहुत घबरा गया। उसने इधर उधर देखकर पूछा, कौन है, कौन है? लेकिन चारों तरफ घना अंधेरा था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। कुंदन का चेहरा पसीने से भीग गया। सब तरफ अंधेरा देखकर अब उसे डर लगने लगा। इसी कशमकश में उसे ध्यान आया कि दिन ढल चुका है और वो अभी तक किले में है। कुंदन की ये सोच सोचकर हालत खराब हो गई। वो धीरे धीरे कदम नीचे की तरफ बढ़ाने लगा। इस बार कुंदन ने जब दीवारों को स्पर्श किया तो उसे बहुत ठंडक महसूस हुई। उसे ऐसा लगा जैसे ये दीवारें पहले की अपेक्षा नॉर्मल नहीं बल्कि कुछ ठंडी महसूस हो रही है। लेकिन बिना और देर किए कुंदन सीढ़ियों में नीचे की तरफ कदम बढ़ाने लगा और तभी अचानक से उसका पैर फिसला और वो सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे आ गिरा। कुंदन की टॉर्च उसके हाथ से छूट गई और जमीन पर गिरते ही जल उठी। कुंदन ने आंख उठाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसकी आंखों के सामने उसे 2 पैर दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो सीधे नहीं थे बल्कि मुड़े हुए थे। कुंदन की आवाज उसके हलक में ही दबकर रह गई। उसके हाथ कपकपाने लगे। कुंदन फर्श पर पेट के बल पड़ा हुआ था। बड़ी हिम्मत करके उसने अपना सर उठाकर ऊपर देखा तो उसकी आंखें इतनी चौड़ी हो गईं जैसे अभी बाहर निकल आएगी। ऊपर एक मशाल जल रही थी और वह पैर जो उसे दिखाई दे रहे थे उसका शरीर तो था लेकिन सर नहीं था। कुंदन की अंदर तक रूह कांप उठी। उसने ठीक ही सुना था कि यह किला भूतिया है और इस किले में शाम के बाद रुकना मना है। फिर उसने क्यों किसी की बातों पर भरोसा नहीं किया। कहते हैं ना, कभी कभार सुनी सुनाई बातें भी सच हो जाती हैं। स्वर्णागिरी जितना खूबसूरत नाम उतना ही भयानक ये महल। कुंदन ने अपनी गर्दन नीचे की ओर सामने का दृश्य देखकर उसमें साहस ही नहीं हुआ कि वो खुद को संभाल भी सके। उसकी आंखों के सामने पैरों के बीच वो सर पड़ा हुआ था और वो चुनरी जो कुंदन के हाथों में थी वो उस सर पर ओढ़ी हुई थी। कुंदन बिल्कुल हार चुका था। उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। मशाल की हल्की रोशनी में उसे पूरे कक्ष का दृश्य साफ दिखाई दे रहा था। कुंदन रोने लगा। उस सर की आंखें बंद थी। कुंदन धीरे से हाथों के सहारे फर्श से थोड़ा ऊपर उठने ही लगा कि उस सर की आंखें खुल गईं। उसकी लाल खून जैसी आंखें, और बस कुंदन की जोर से चीख निकल पड़ी। 2 दिन के बाद सुबह के वक्त किले के चौकीदार ने किले का दरवाजा खोला और तुरंत पुलिस को खबर की। पुलिस वहां पहुंची तो दंग रह गई। इस किले के इतिहास में अब तक जो लोग भी दिन ढलने के बाद यहां रुके वो कभी वापस लौटकर नहीं आए, लेकिन ये पहली दफा था जब एक नहीं बल्कि 2-2 शख्स किले के मुख्य द्वार के बाहर कुछ दूरी पर पड़े हुए थे। उनमें से एक कुंदन था और दूसरी थी एक लड़की जो खून से लथपथ थी। पुलिस ने दोनों को चेक किया। कुंदन सिर्फ बेहोश था, लेकिन वो लड़की मरी पड़ी थी। उसका गला पूरी तरह रौंद रखा था और कुंदन उसी की बगल में उसके पास ही पड़ा हुआ था। उसके हाथ में वही चुनरी भी थी जो उसे 2 रात पहले मिली थी। करीब 5 से 6 घंटों के बाद कुंदन को होश आया। वो पुलिस की निगरानी में नजरबंद था। उसके होश में आते ही पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। कुंदन पर 2-2 खून के इल्जाम लग चुके थे। वो पहले से ही निहारिका के खून के शक के दायरे में घिरा हुआ था कि अब एक और खून का इल्जाम उस पर गहरा गया था। थाने में एक मोटे तगड़े काले भद्दी सी सूरत वाले दरोगा ने कुंदन से कहा, हाँ जी मिस्टर कुंदन साहब, आप तो बड़ी पहुंची हुई चीज निकले। पहले बीवी को मार दिया और अब एक लड़की को।
सीरियल किलर तो नहीं लगते आप शक्ल से। कुंदन ने कहा, सर, मैं क्या आपको शक्ल से कोई गुंडा मवाली जैसा दिखता हूं क्या? मुझे इस जगह पर आए कुछ ही दिन हुए हैं और खुद मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। मेरी पत्नी निहारिका को किसी ने मार डाला और आप मुझी पर शक कर रहे हैं। मैं तो उस वक्त घर पर था भी नहीं। दरोगा ने कहा, चलिए कुंदन साहब, आपकी ये बात भी मान लेते हैं, लेकिन वो लड़की कौन थी जिसका अभी हाल ही में आपने खून कर दिया? कुंदन हैरान हो जाता है। उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा था। वो हैरान होकर कहता है, कौन सी लड़की? मैंने किसी का खून नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा। दरोगा हवलदार की तरफ देखकर हंसने लगता है और कहता है, लो जी, ये महाशय लाश के पास पड़े थे और इन्हें यही नहीं पता कि कौन सी लड़की। दरोगा कुंदन पर चिल्लाते हुए कहता है, वही लड़की जिसका दुपट्टा तुम्हारे हाथ में मुट्ठी में बंद था और उसकी लाश ठीक तुम्हारे बगल में पड़ी थी। कुंदन परेशान हो जाता है कि तभी उसकी नजर कैलेंडर पर पड़ती है और उसके होश उड़ जाते हैं। वो कैलेंडर के पास जाता है और उसमें आज की तारीख देखता है। कुंदन उस दरोगा के सवालों से जूझ ही रहा था कि उसके सामने एक नई आफत आ गई। उसने दरोगा से आज की तारीख पूछी और वो वही थी जो कैलेंडर में नजर आ रही थी। कुंदन गहरी सोच में डूब गया। ऐसा नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है? 2 दिन तक मैं कहां पर पड़ा था? दरोगा बोला, क्या नहीं हो सकता कुंदन साहब? आप तो ऐसे सोच में पड़ गए जैसे आपने कोई लड़की नहीं बल्कि भूतनी मार दी हो। कुंदन तेज आवाज में बोला, शट अप, यहां इतनी बड़ी बात हो गई और आपको मजाक सूझ रहा है। मैं उस किले में 2 दिन पहले गया था और आज यहां हूं आप सबके सामने। दरोगा ने सख्त लहजे में कुंदन की तरफ आंख निकालते हुए उससे कहा, पहली बात तो कुंदन साहब तमीज से बात कीजिए, हम दरोगा हैं यहां के, और दूसरी बात जो कहना है साफ साफ कहिए। कुंदन ने कहा, सॉरी, मैं आपको सारी बात बताता हूं। मैं किले में 2 दिन पहले अपनी फाइलों पर काम कर रहा था। तभी मुझे अचानक से एक परछाई नजर आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा लेकिन कोई नहीं था। दिन ढलने लगा था, इसलिए मैंने अपना सामान समेटना शुरू किया कि इतने में पता नहीं कहां से एक चुनरी मेरे पैरों के पास आकर गिरी और फिर एक लड़की की चीखने की आवाज आई। मैंने टॉर्च निकाली और अंदर देखने गया। अंदर का कक्ष इतना खूबसूरत था कि मुझे इस बात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहा कि अंधेरा हो चुका है। कुंदन अपनी बात बता ही रहा था कि दरोगा ने उसे बीच में ही टोक दिया। अंदर का कक्ष खूबसूरत था या वो लड़की खूबसूरत थी? दरोगा ने सवालिया नजरों से कुंदन की तरफ देखा। कुंदन ने कहा, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? वहां कोई लड़की थी ही नहीं, बल्कि वो सर कटी चुड़े थी। ये कहते हुए कुंदन का चेहरा पसीने से भर गया और उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। उसके पैर मुड़े हुए थे और उसका सर उसके पैरों के बीच में पड़ा हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं, उनमें खून उतर रहा था और ये चुनरी उस सर पर थी। इतना खौफनाक दृश्य देखकर मेरी तो आत्मा कांप उठी। मुझ में हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं खुद को संभाल सकूं और फिर मैं जोर से चिल्लाते हुए बेहोश हो गया और आज 2 दिन बाद होश में आया हूं। कुंदन ने कांपते हुए स्वर में सारी बीती बात दरोगा को बता दी। अब वहां खड़ा हवलदार बोला, साहब, मुझे लगता है कि कुंदन साहब बिल्कुल सच बोल रहे हैं। वो किला भूतिया है, वहां दिन ढलने के बाद जाना मना है और आपको तो पता ही है कि वहां तो शाम के बाद भी कोई घर से बाहर नहीं निकलता। इसका मतलब ये सच बोल रहे हैं। दरोगा ने कहा, चलो मान लिया कि कुंदन साहब सच बोल रहे हैं। इन्होंने वहां एक सरकटी भूतनी मतलब चुड़ैल जो भी देखी है, लेकिन फिर ये जिंदा कैसे है? उस भूतनी ने इन्हें जिंदा छोड़ दिया और उस लड़की को मार दिया, या फिर उस भूतनी का इन पर दिल आ गया और उसने बदले में उस लड़की की जान ले ली। बेवकूफ समझा है मुझे। मैं खूब अच्छे से जानता हूं कि वो किला शाम के बाद प्रतिबंधित है और जो कोई भी वहां दिन उलने के बाद गया कभी वापस लौट कर नहीं आया। वो गायब ही हो गया। अब तक 50 से ऊपर के केस दर्ज है उस किले की अफवाहों के बारे में, लेकिन ना कोई लौट कर वापस आया और ना कभी किसी की लाश मिली जैसे आज मिली है। और आप मिस्टर कुंदन साहब, आप पहले ऐसे शख्स हैं जो किले में 2 दिन रहे और जिंदा वापस लौट कर भी आ गए।
दरोगा ने शक भरी निगाहों से कुंदन की तरफ देखा। कुंदन ने अपनी सफाई में कहा, लेकिन सर यही सच है, मैं 2 दिन पहले गया था। बेहोश होने के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। दरोगा को कुंदन की किसी बात पर कोई यकीन नहीं हुआ। उसने हवलदार से कहकर कुंदन को जेल में बंद कर दिया। दरोगा को कुंदन की हर बात झूठ लगने लगी, और लगती भी क्यों नहीं। आज तक उस किले से कोई जिंदा वापस नहीं लौटा, तो फिर कुंदन ही कैसे। दरोगा मुर्दा घर गया और उस लड़की की मौत की तफ्तीश में जुट गया। वहां कुंदन जेल में बंद गहरी सोच में डूब गया कि उस रात जो कुछ भी उसने देखा वो सच था या उसका वहम, और ये 2 दिन उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ याद क्यों नहीं। साथियों, अब सवाल ये है कि उस किले की खौफनाक सच्चाई क्या है, वो जो कुंदन ने अपनी आंखों से देखी, या वो जो दरोगा बोल रहा था, और कौन थी वो लड़की जिसकी लाश कुंदन के बगल में मिली। क्या कुंदन उस लड़की को जानता था? क्या उस रात कुंदन के अलावा कोई और भी रह गया था किले में, ये लड़की या कुछ और? लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक किले से कोई वापस नहीं लौटा, तो कुंदन जिंदा कैसे बच गया? खैर, दरोगा ने कुंदन को जेल में बंद कर दिया था। उसके खिलाफ कोई सबूत तो नहीं थे, लेकिन उस लड़की की लाश का उसके बगल में मिलना ही उसे सजा दिलवाने के लिए काफी था, और उसकी चुनरी भी कुंदन की मुट्ठी में बंद थी। दरोगा को अस्पताल से पता चलता है कि जिस लड़की की लाश किले से मिली उसकी हत्या की गई है, लेकिन वो मौत बेहद दर्दनाक तरीके से की हुई थी। उस लड़की के पेट में जगह जगह कांच के टुकड़े घुसे हुए थे, और आंखें मांस से तकरीबन बाहर की तरफ ही निकली हुई थी, जैसे कोई बेहद खौफनाक दृश्य देखा हो उसने। उसकी उल्टे हाथ की तीसरी उंगली कटी हुई थी, और गले पर लंबे लंबे नाखूनों की खरोंचें थी। उसकी हालत को देखकर साफ कहा जा सकता था कि यह हत्या किसी इंसान द्वारा नहीं की जा सकती। वहां के लोगों के साथ साथ दरोगा ने भी काफी हद तक इस बात को स्वीकार किया था कि इस किले में कोई तो कुछ अजीब है, जिसकी दहशत लोगों के मन में बैठ चुकी है। वो कोई रहस्यमयी ताकत है, या फिर इस किले का कोई खौफनाक इतिहास। दरोगा कुंदन के घर जाता है। वहां हवलदार बिल्डिंग के लोगों से पूछताछ करते हैं। सबका एक ही जवाब था कि उन्हें किसी भी चीज के बारे में कुछ नहीं पता। किसी ने पिछले 2 दिनों में कुंदन को नहीं देखा। दरोगा उसके घर की अच्छी तरह से तफ्तीश करते हैं। घर पूरी तरह से व्यवस्थित था। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि यहां पिछले 2 दिनों से कोई नहीं आया। घुसलखाने में पानी की एक बूंद भी नहीं थी, वह पूरी तरह से सूखा पड़ा था। रसोई में झूठे बर्तनों पर झूठन जमी हुई थी, और उन पर मक्खियां मंडरा रही थी। दरोगा कमरे की खिड़की देखते हैं, जो अंदर से ही बंद थी। कुंदन अगर पिछले 2 दिनों में कभी भी घर आया होता, तो किसी न किसी ने उसे जरूर देखा होता, लेकिन घर लॉकड था और किसी ने कुंदन को देखा भी नहीं। दरोगा घर से बाहर जाने लगते हैं, तभी उनकी नजर कुंदन के सामने वाले घर पर पड़ती है। वे खिड़की खोलकर सामने की तरफ देखते हैं तो एक आदमी उन्हीं की तरफ देख रहा था। दरोगा को शक होता है। वे खिड़की बंद करते हैं और सामने वाले घर में पहुंचते हैं। वो घर कुंदन के ठीक सामने वाली रोड पर ही था, जहां से कुंदन का घर साफ दिखाई देता था। दरोगा बेल बजाते हैं तो एक बूढ़ी औरत दरवाजा खोलती है। दरोगा पूछताछ के लिए उनके घर में घुसते हैं। वो शख्स जो खिड़की से उनकी तरफ देख रहा था, वो अभी भी वहीं बैठा हुआ था, लेकिन जब दरोगा उसके करीब जाते हैं तो वे देखते हैं कि वो इंसान व्हील चेयर पर बैठा हुआ है। वो शख्स उस घर का मालिक है, कार्ल जोसेफ, और वो बूढ़ी औरत उसकी पत्नी मारिया। दरोगा ने उनसे कहा, क्या आप लोग जानते हैं मिस्टर कुंदन को? वहां आपके सामने वाले घर में रहते हैं। मारिया ने कहा, नो सर, हम कुंदन को नहीं जानते, और ना ही हमें पता है कि सामने वाले घर में कौन रहता है। दरोगा ने कहा, अगर आपको नहीं पता तो आपके हस्बैंड लगातार उस घर की तरफ क्यों देख रहे थे जब हम लोग उस घर में तहकीकात कर रहे थे? मारिया ने कहा, नहीं सर, आपको गलतफहमी हुई है। मेरे हस्बैंड कार्ल कुछ नहीं जानते। वे वहां की तरफ कैसे देख सकते हैं? कार्ल देख नहीं सकते, उनकी तो आंखें ही नहीं हैं। वे बस खिड़की के पास बैठे हैं।
कार्ल तो देख ही नहीं सकते, तो उन्हें कैसे पता होगा कि सामने वाले घर में कौन रहता है, और मैं भी इस बारे में कुछ नहीं जानती। हवलदार धीरे से दरोगा के कान में फुसफुसाता हुआ कहता है, सर, एक अंधा भला क्या देख सकता है, और ये बुढ़िया जरा इसकी आंखों को देखिए, कितना मोटा चश्मा पहना हुआ है। मुझे नहीं लगता हमें यहां से कुछ पता चलेगा। दरोगा पान चबाते हुए हवलदार की तरफ घूर घूर कर देखता है। वो खिड़की के पास जाता है और सामने कुंदन के घर की तरफ देखता है। कुंदन के घर की दूरी वहां से ज्यादा नहीं थी। दरोगा कार्ल की तरफ देखते हैं। वे उसके करीब जाकर उसकी आंखों में झांक कर देखते हैं, लेकिन कार्ल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। दरोगा को यकीन हो जाता है कि कार्ल और मारिया सच बोल रहे हैं। भला एक बुजुर्ग पति पत्नी, और जिसमें पति देख नहीं सकता, वे क्या जान सकते होंगे। दरोगा वहां से चले जाते हैं। दरोगा के जाने के बाद मारिया वो खिड़की बंद कर देती है और रसोई में खाना बनाने के लिए चली जाती है। कार्ल अपनी व्हील चेयर के पहियों को घुमाता है और टेबल के पास लेकर जाता है। वे थोड़ा नीचे झुकता है और टेबल के पास पड़ी सुपारी को उठाकर कूड़े में फेंक देता है। कार्ल हाथ धोकर अपने रूम में जाता है और मारिया से एक बड़ा सा पेपर मंगवाता है। इधर कुंदन फर्श पर आधी नींद में पड़ा हुआ था। उसकी आंख धीरे धीरे खुलती है। उसका सर भारी हो रहा था। जब उसकी आंखें पूरी तरह खुलती है तो वो चौंक जाता है। वो उसी किले में था और उसी मुख्य कक्ष में, लेकिन बाहर अंधेरा नहीं बल्कि सूरज की उजली धूप चमक रही थी। कुंदन सर पकड़कर बाहर की ओर आता है। तभी उसे निहारिका की आवाज सुनाई देती है। वो पीछे पलटकर देखता है तो निहारिका अपनी चुनरी लहराती हुई पीछे से गुजरी। कुंदन मुख्य कक्ष के अंदर फिर से प्रवेश करता है और उसे फिर से सीढ़ियों में किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। दिन के उजाले में सब साफ दिखाई दे रहा था। ठंडी ठंडी मंद मंद हवाएं कुंदन के चेहरे को छूकर गुजर रही थी। कुंदन हिम्मत करके उन सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है। वे सीढ़ियां काफी घुमावदार थीं। कुंदन धीरे धीरे उन सीढ़ियों को पार करके किले की पहली मंजिल पर पहुंच जाता है। पहली मंजिल पर बने रोशनदान से किले का पिछला हिस्सा साफ दिखाई दे रहा था। कुंदन के सामने एक बहुत लंबा गलियारा था। वो उसे पार करता है और साथ ही साथ निहारिका को भी आवाज लगाता है। गलियारा पार होते ही कुंदन को अपने पैरों पर कुछ गीला महसूस हुआ। उसने नजरें नीचे झुकाकर देखा तो उसके होश ही उड़ गए। उसके पैरों के पास खून पड़ा हुआ था जो सामने के कक्ष से बहकर आ रहा था। कुंदन ने डरते हुए निहारिका को आवाज दी, लेकिन जवाब में कुछ नहीं मिला। खून देखकर कुंदन के पूरे शरीर में सिरहन दौड़ उठी। उसके पैर कांपने लगे। डरते डरते कुंदन उस कक्ष के दरवाजे तक पहुंचा और उसे धीरे से खोला। जैसे ही कुंदन ने अपना एक कदम कक्ष के अंदर रखा, हवा में लटकी हुई उस दूसरी लड़की की लाश उसके आगे झूलने लगी। वो दृश्य इतनी खौफनाक था कि कुंदन की चीख से पूरा किला गूंज उठा। कुंदन चीखता रहा, चिल्लाता रहा। डर ने पूरी तरह उसकी आत्मा पर काबू पा लिया था। कुंदन पलटकर उस कक्ष से बाहर भागा और गलियारे में पहुंच गया, लेकिन जो उसने कक्ष से बाहर निकलने के बाद महसूस किया, उसने सच में उसके होश उड़ा दिए। जहां अभी तक सूरज की किरणें निकली हुई थी, वहां पल भर में ही रात की काली घटा छा गई थी। हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। कुंदन ने उन रोशनदानों में से झांक कर देखा तो बाहर रात का सुनसान पहरा था। कुत्तों के रोने की भयानक आवाजें सुनाई दे रही थी। पेड़ों पर कुछ काली परछाई दिखाई दे रही थी, जैसे चमगादड़ उल्टे लटके हों। कुंदन की जान उसके हलक में ही सूख गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि थोड़ी देर पहले की रोशनी अंधेरे में पलक झपकते ही कैसे तब्दील हो गई। कुंदन अभी सोच ही रहा था कि उसे फिर से वही पहली रात वाला कुछ एहसास हुआ। वो रोशनदान से नजर हटाकर गलियारे से धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा। उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई है जो उसके साथ साथ या उससे पीछे कदम बढ़ा रहा है। उन अजनबी कदमों की आहट उसे साफ सुनाई दे रही थी। कुंदन ने हिम्मत करके पीछे पलटकर देखा तो कुछ नहीं था। उसने अंधेरे में हाथ हिलाया। एक कदम आगे बढ़ाकर उसने फिर से अंधेरे में हाथ हिलाया और इस बार उसके हाथ को किसी ने पकड़ लिया। कुंदन पूरी तरह से खौफ के शिकंजे में फंस गया। अपने हाथ पर पकड़ महसूस होते ही कुंदन ने अपना हाथ खींचना शुरू किया, लेकिन उसके हाथ पर पकड़ मजबूत होती गई।
कुंदन खुद को घसीटने लगा और जैसे ही उसने मुंह दूसरी तरफ करके देखा तो उसके सामने वही थी बिना सर वाली चुड़ैल। उसका सर उसकी हथेलियों में था और उसकी आंखें बिल्कुल लाल चमक रही थी, जैसे उनमें खून तैर रहा हो। कुंदन बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगा। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया और चेहरे को घुटनों के बीच छिपा लिया। तभी उसकी चीख सुनकर 2-3 हवलदार वहां भागे भागे आए और उसे उठाया। कुंदन बुरी तरह कौप रहा था। उसकी आंखें एकदम से खुली। उसने देखा कि वो जेल में है और उसके सामने हवलदार उसे उठा रहे हैं। उसने अपने एक हाथ को दूसरे हाथ से कसकर पकड़ा हुआ है। कुंदन की जान में जान आती है। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उसे समझ में आता है कि उसने एक बहुत बुरा सपना देखा है। जो भयानक आकृति उसने अभी महसूस की वो सिर्फ उसका सपना थी, लेकिन 2 रात पहले जो हुआ फिर वो क्या था। कुंदन की हालत देखकर हवलदारों में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। वे सब यही बतियाते हैं कि कुंदन पर जरूर किसी प्रेत ने कब्जा कर लिया है, नहीं तो 2 रात किले में गुजारकर भला कोई जिंदा वापस कैसे आ सकता है। भले ये सपना ही था, लेकिन कुंदन ने सपने में भी वही महसूस किया जो 2 रात पहले उसने किले में खुद देखा अपनी आंखों के सामने। और वो उस रात वो सपना नहीं था, हकीकत थी जिसे कुंदन ने अंदर तक हिला दिया था। शोर शराबे की आवाज सुनकर दरोगा भी वहां पहुंच जाते हैं। कुंदन की हालत देख उन्हें उस पर तरस आता है, लेकिन वो 2-2 खून का दोषी था। दरोगा को कुंदन की मानसिक हालत बिगड़ती दिखाई देती है, इसलिए वे एक हवलदार को हर वक्त उस पर नजर रखने के लिए तैनात कर देते हैं। साथियों, बार बार इस किले की बात हो रही है। आखिर क्या रहस्य है इस किले का? तो चलिए आपको किले की सच्चाई से रूबरू करवाते हैं। करीब 500 साल पहले की बात है। स्वर्णागिरी एक खुशहाल राज्य था। महाराज चंद्रसेन एक वीर बहादुर पुरुष, शास्त्र विद्या से लेकर शस्त्र विद्या में निपुण और हवा के वेग सी तेजी, तलवार की धार जैसी तेज उनकी आक्रामक शक्ति हर किसी को मोहित कर देती थी। महाराज चंद्रसेन युद्ध कला में पारंगत, लेकिन प्रेम कला में अमरपुर की राजकुमारी धरा से अपना दिल हार बैठे। कुछ आपसी मतभेदों के चलते स्वर्णागिरी के महाराज चंद्रसेन ने अमरपुर पर चढ़ाई कर दी। अपनी निपुण युद्ध नीति के चलते जीते हुए युद्ध को भी महाराज हार गए, लेकिन शस्त्र से नहीं, दिल से। युद्ध मैदान में महाराज का सामना एक बड़े ही वीर योद्धा से हुआ, जिसका सामना महाराज की पूरी सेना भी नहीं कर पा रही थी। महाराज की तलवार ने उस योद्धा के साथ युद्ध की हर जंग को जीतना शुरू कर दिया। महाराज अपनी जीत के बेहद करीब थे, लेकिन उस योद्धा की आंखें महाराज की छाती को चीरकर दिल में प्रवेश कर गई। उसके लंबे खुलते हुए केशों ने महाराज की तलवार को झुकने पर मजबूर कर दिया। यहां महाराज उस योद्धा की निपुणता से ज्यादा उसकी खूबसूरती में खो गए और वो योद्धा राजकुमारी धरा महाराज चंद्रसेन की वीरता पर अपना दिल लुटा बैठी। महाराज ने उसी वक्त राजकुमारी धरा से विवाह करने का निश्चय किया और जल्द ही उन्हें अपनी महारानी भी बना लिया। महारानी धरा सर से लेकर पांव तक खूबसूरती का अनोखा संगम थी। उनकी आंखों में सूरज की किरणों सा तेज और होठों पर शास्त्र के श्लोकों का संपूर्ण वर्णन था। हाथों में चूड़ियों की खनक और तलवार से छोटे से बीज को भेदने की शक्ति थी। चेहरे पर चांद की चांदनी सा तेज और उंगलियों में वीणा के संगीत की धुन थी। महारानी धरा महाराज चंद्रसेन से बहुत प्यार करती थी। दिन बीत रहे थे, लेकिन एक रोज महारानी धरा बहुत बीमार हो गई। वैद्य जी ने उनका सर्वोच्च उपचार किया। राज्य के हर छोटे बड़े वैद्य हकीम को बुलाया गया, लेकिन उनकी बीमारी का कोई उपचार ना हो सका और आखिरकार महारानी धरा ने अपना शरीर त्याग दिया। महारानी धरा के जाने से महाराज चंद्रसेन बहुत आहत हुए। उनकी तबीयत दिन के बाद दिन बिगड़ती गई। उन्होंने अपना सारा कार्यभार अपने छोटे से राजकुमार सूरज को सौंप दिया। राजकुमार सूरज उम्र में छोटे जरूर थे, लेकिन उनकी सूझबूझ उनकी उम्र से परे थी। उनके मन की शक्ति उन्हें हर चीज में सबसे ज्यादा निपुण बनाती थी। बीते वक्त के साथ महाराज और भी बीमार पड़ गए। राजकुमार सूरज को उनके वफादारों से कुछ साजिश के संकेत मिले और उन्हें अपने महामंत्री की सच्चाई पता चली। स्वर्णागिरी के महामंत्री ने महारानी धरा की जान ली। उसने महारानी को धीरे धीरे एक ऐसा जहर दिया जिससे उनकी तबीयत
दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। महामंत्री ने महारानी की दासी के जरिए उनके केशों के तेल में एक ऐसा पदार्थ मिला दिया जिससे उनके शरीर में जहर की मात्रा बढ़ती गई और उनकी जान चली गई। महारानी धरा के मरने से राज्य को बहुत बड़ा झटका लगता, जो कि महामंत्री चाहता था। महामंत्री ने ठीक वैसी ही चाल महाराज चंद्रसेन के साथ भी चली। समय कम था और महाराज की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो पा रहा था। राजकुमार सूरज ने महामंत्री को बीच चौराहे पर ले जाकर उसका सर धड़ से अलग कर दिया। उसके शरीर के खून की हर बूंद को तब तक रुकने नहीं दिया जब तक उसका शरीर सूख न जाए। महामंत्री के सर को जंगल में भूखे भेड़ियों के सामने फेंकवा दिया गया। महामंत्री की कुनीति के बारे में जानकर राज्य ने विद्रोह किया और उसके पूरे परिवार को राज्य से बाहर निष्कासित करवा दिया। कुछ समय बाद महाराज चंद्रसेन भी परलोक सिद्धार गए। उनके जाने के बाद राजकुमार सूरज ने पूरी कुशलता से सारा कार्यभार संभाला। वे इंतजार करने लगे उस दिन का जिसका वादा उनकी मां ने किया था। महारानी धरा ने मरने से पहले वचन दिया था कि वे अपने इस राज्य को छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। वे आएगी वापस लौटकर एक नए रूप में, इसी मिट्टी में। राजकुमार सूरज इंतजार में थे उस पल के जब वे लौटकर वापस आएगी। आखिरकार इसी धरती पर वो इस राज्य की बेटी बनकर जन्मी। साथियों, अब वर्तमान समय पर वापस आते हैं। जेल में कुंदन की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही थी। एक आदमी जिसने लंबा काला कोट पहन रखा है, उसका मुंह मफलर से ढका हुआ है, उसके हाथ कोट की बाजुओं में है और चमड़े के जूते पहने हुए हैं। वो एक लंबे गलियारे को पार करके एक दरवाजा खोलता है। उस दरवाजे पर एक ताला लगा हुआ था। ताला खोलकर वो अंदर आता है और टेबल पर दवाई रख देता है। टेबल के पास एक छोटी सी चारपाई पर एक औरत लेटी हुई है जो बिल्कुल अधमरी हालत में पड़ी हुई है। वो आदमी पानी का ग्लास उठाता है और उस औरत को दवाई खिलाता है। दवाई खिलाने के बाद जब वो उस औरत को लिटा देता है तो उसकी चादर पर खून चमकने लगता है। वो आदमी चादर हटाकर देखता है तो उस औरत के जख्म फट चुके थे और उनमें से खून रिस रहा था। वो एक छोटा सा कमरा था। उस कमरे की दीवारों पर कुछ तस्वीरें लगी हुई थी, जिनमें से एक तस्वीर उस लड़की की भी थी जिसकी लाश कुंदन के बगल में किले में पड़ी मिली। इधर थाने में एक नए दरोगा की पोस्टिंग होती है, इंस्पेक्टर सूर्या। पुराने वाले दरोगा अपनी मोटी सी तोंद निकाले टेबल पर पैर फैलाकर पान चबा रहे थे। इंस्पेक्टर सूर्या के आने से दरोगा को लगा कि वो कोई मामूली हवलदार है, लेकिन जब सूर्या ने अपनी ड्यूटी का पेपर दरोगा को दिखाया तो उसके होश ही उड़ गए। वो हड़बड़ाकर एक सांस में खड़ा हो गया और सूर्या को सल्यूट किया। सूर्या ने अपनी कुर्सी संभाल ली। स्वर्णागिरी एक छोटी सी जगह थी। यहाँ लोगों का गायब हो जाना एक आम बात बनकर रह गई थी, लेकिन इस बार ये पहला मामला दर्ज हुआ था कि एक जिंदा इंसान और एक लाश दोनों किले में मौजूद मिले। सूर्या कुंदन के केस की फाइल मंगवाता है और सारी केस हिस्ट्री की तफ्तीश करना शुरू कर देता है। सूर्या कहता है, कुंदन को लेकर आओ, मुझे उससे कुछ सवाल जवाब पूछने हैं। हवलदार और दरोगा बिल्कुल शांत खड़े रहते हैं। सूर्या उनकी तरफ देखता है और दोबारा कहता है, क्या हुआ? मैंने कहा, कुंदन को लेकर आओ, लेकिन दरोगा और हवलदार सर झुकाए खड़े रहते हैं। सूर्या शांत स्वर में पूछता है, कहाँ है कुंदन? मैं आप दोनों से कुछ पूछ रहा हूं, कहाँ है कुंदन? सूर्या झल्ला जाता है और चिल्ला पड़ता है। हवलदार लड़खड़ाती आवाज में कहता है, सर, जब से कुंदन किले से मिला था तब से अजीब अजीब हरकतें किए जा रहा था। उसका दिमाग हिल चुका था। उसे सरकटी भूतनी दिखाई देती थी। उसे हर वक्त बस यही लगता कि उसकी पत्नी निहारिका उसे बुला रही है, वो भी उस भूतिया किले में। सर, उसकी दिमागी हालत बहुत खराब थी, इसलिए दरोगा ने नौरन बाबा को बुलाया है। सूर्या हैरान हो जाता है और कहता है, 1 मिनट, क्या कहा तुमने? नौरन बाबा? कौन है ये नौरन बाबा? हवलदार ने कहा, सर, वैसे तो दिन ढलने के बाद किले से आज तक कोई वापस नहीं आया, लेकिन उस किले में जाने के बाद अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती थी तो नौरन बाबा ही झाड़ फूंक कर उसके अंदर के प्रेत को निकाल देते थे। सूर्या ने कहा, क्या बकवास है ये सब, ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा ये बताओ, फिर क्या हुआ? हवलदार ने कहा, सर,
नौरन बाबा ने भी कुंदन को देखकर यही बताया कि उसके अंदर कोई प्रेत है जिसके लिए उसे शमशान लेकर जाना पड़ेगा। हमने ठीक वैसा ही किया और फिर हवलदार चुप हो जाता है। सूर्या बोला, फिर क्या? हवलदार ने कहा, सर, नौरन बाबा ने कुंदन पर से प्रेत का साया तो हटा दिया, लेकिन उसके बाद से कुंदन अजीब अजीब पागलों वाली हरकतें करने लगा। उसने तो दरोगा साहब की बेल्ट खोल दी और उनकी पैंट भी उतर गई थी। कुंदन बंदरों की तरह उछलने लग गया। नौरन बाबा ने कहा कि प्रेत ने उसके दिमाग के साथ बहुत खिलवाड़ किया है, इसलिए उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, तो हमने उसे पागलखाने भेज दिया। सूर्या ने कहा, आप दोनों का दिमागी संतुलन खराब हो चुका है। आपने किसकी इजाजत से उस नौरन बाबा को बुलाया और किसकी इजाजत से आप कुंदन को जेल से बाहर ले गए? इस फाइल में कुंदन की मेडिकल रिपोर्ट क्यों नहीं है? आप दरोगा ने कुंदन को किसकी इजाजत से पागलखाने भेज दिया? एक कातिल को आपने खुला छोड़ दिया। पागलखाने की जरूरत कुंदन को नहीं, बल्कि आप दोनों को है। मैं आप दोनों के खिलाफ चार्ज बिठाऊंगा इतनी बड़ी लापरवाही। कुंदन जिस पागलखाने में था वो स्वर्णागिरी से बाहर स्थित था। सूर्या ने पागलखाने जाने से पहले कुंदन के घर की पूरी छानबीन करनी शुरू कर दी। हवलदार और दरोगा ने उसे पूरा मामला बताया कि उस रात जब निहारिका की मौत हुई तब कुंदन घर पर नहीं था। सूर्या घर के दरवाजे के पास गया और ध्यान से हर चीज को देखने लगा। सूर्या हवलदार की सारी बातों को ध्यान से सुन रहा था। फाइल में जुड़ी हर एक छोटी बात पर सूर्या बारीकी से जांच पड़ताल कर रहा था। सूर्या ने देखा कि उस घर में बाहर से आने जाने का एक ही रास्ता था और वो था मेन डोर। उस रात मेन डोर अंदर से बंद था। रसोई का सारा सामान फैला हुआ था। सूर्या कुंदन और निहारिका के बेडरूम में गया। वहां सामने की तरफ एक खिड़की थी। सूर्या उस खिड़की को खोलता है और चारों तरफ नजर घुमाकर देखता है। वह काफी देर तक खिड़की से बाहर झांक रहा था। सूर्या कभी खिड़की को बाहर से देखता तो कभी अंदर से। फिर वो कमरे की तफ्तीश करने लगता। सूर्या कुंदन के कमरे की हर छोटी छोटी चीज को बड़े गौर से देख रहा था। कमरे से बाहर आने के बाद सूर्या की नजर सामने वाली खिड़की पर गई, जहां वो बुजुर्ग दंपति रहते हैं। वहां खिड़की पर वो बुजुर्ग महिला खड़ी थी। सूर्या और उस मोटे दरोगा को देखते ही बुजुर्ग महिला मारिया ने झट से खिड़की में पर्दे डाल दिए। सूर्या को मारिया का ये बर्ताव कुछ खटकने लगा। उसे कुछ शंका हुई और वो कुंदन के घर से बाहर जाने लगा। कुंदन के घर से बाहर निकलते वक्त सूर्या की नजर घर के दरवाजे पर पड़ी, जहां कुंदन के नाम की नेम प्लेट लगी हुई थी। सूर्या एक पल वहां रुककर उस बिल्डिंग से बाहर निकल गया। बिल्डिंग से बाहर खड़े होकर वो ऊपर कुंदन के घर की तरफ देखने लगा। फिर उसने सामने वाली खिड़की की तरफ देखा, जो बिल्कुल कुंदन के ठीक सामने वाले पर की थी, मतलब कार्ल जोसेफ और मारिया के घर की। सूर्या ने दरोगा से उस घर के बारे में पूछा। दरोगा ने सूर्या को बताया, सर, एक बुढ़ा और बुढ़ी रहते हैं वहां आपको कुछ नहीं मिलेगा। बुढ़ा तो व्हील चेयर पर पड़ा है और अंधा भी है, उन्हें कहां कुछ पता होगा। मैं पहले ही उन दोनों से पूछताछ कर चुका हूं। सूर्या ने कहा, आपको दो चीजों की सख्त जरूरत है, एक पेट कम करने की और दूसरी तमीज सीखने की। चलिए मेरे साथ वहां। सूर्या कार्ल जोसेफ और मारिया के घर पहुंचता है। काफी बार दरवाजा खटखटाने पर मारिया दरवाजा खोलती है। सामने सूर्या को देखकर वो बिल्कुल स्तब्ध हो जाती है। उसके चेहरे पर पसीने आने लगते हैं। सूर्या बड़ी ही नरमी से उनसे कुंदन और निहारिका के बारे में पूछता है। मारिया घबरा रही थी, लेकिन खुद को शांत करते हुए वो सूर्या के सवालों का जवाब देती है। मारिया कहती है, हम कुंदन के बारे में कुछ नहीं जानते। आप क्यों हमें बार बार परेशान कर रहे हैं? उस दिन दरोगा जी आए थे, हमने उन्हें सब बता दिया था। हम तो जानते भी नहीं कि सामने वाले घर में कौन रहता था। सूर्या ने कहा, आपके पति वे कहां हैं? मारिया बोली, वे अंदर है, मैं अभी उन्हें बुलाकर लाती हूं। अंदर से मारिया कार्ल को लेकर आती है। कार्ल व्हील चेयर पर बैठा हुआ था और मारिया उसकी चेयर को धक्का देते हुए उसे लेकर आगे बढ़ रही थी। सूर्या कार्ल को बड़ी फुर्सत से घूरता रहता है, जैसे कार्ल उसका कोई कैदी हो।
सूर्या मारिया से और भी सवाल पूछता है। मारिया की आवाज में घबराहट को वो साफ पहचान लेता है। सूर्या कार्ल और मारिया के घर को गौर से देखता है। सूर्या की नजर पिछली दीवार पर पड़ती है जहां बहुत ही खूबसूरत तस्वीर टंगी हुई थी। वो तस्वीर कला का अद्भुत नमूना पेश कर रही थी। उस तस्वीर में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और काले आसमान के नीचे बाहें फैलाए खड़ी थी। उसी के पास झरने में बहुत ही खूबसूरत गुलाबी रंग के फूल थे। तस्वीर देखने के बाद सूर्या कार्ल और मारिया के घर से जाने लगता है। तभी उसकी नजर कार्ल की उंगलियों पर पड़ती है। उसके नाखूनों में रंग भरा हुआ था, लाल रंग। वो रंग ही था जिसके एक दो छींटे कार्ल के कपड़ों पर भी गिरी हुई थी और उस जगह से फैल रही थी। सूर्या बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है। अभी दिन ढलने में वक्त बाकी था। सूर्या को कुंदन के केस में बहुत कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही थी जो केस की फाइल में शामिल नहीं थी। सूर्या वहां से सीधा किले की तरफ जाता है। किले के बाहर खड़े चौकीदार से सूर्या कुंदन के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन चौकीदार से सूर्या को कुछ खास जानकार नहीं मिलती। सूर्या किले के अंदर जाता है। सूर्या अभी किले की जांच पड़ताल कर ही रहा था कि चौकीदार सूर्या के पास आकर कुंदन का कुछ सामान पकड़ाता है। वो कुंदन का बैग था जिसमें उस किले से जुड़े कुछ पेपर्स थे। सूर्या उन पेपर्स को देखता है और उसे उसमें से किले का नक्शा मिलता है। पेपर्स को बैग में रखकर सूर्या दरोगा की कहानी के बताए मुताबिक जो कुंदन ने उन्हें बताया था जब वो किले में रह गया था, किले की उस जगह पर जाता है जहां कुंदन गया था। किले के मुख्य द्वार में घुसते ही सूर्या भी वहां की खूबसूरती में खो जाता है। मुख्य द्वार से ऊपर जाती सीढ़ियों से सूर्या ऊपर की तरफ जाता है। कुंदन की तरह ही उसे भी वहां रोशनदान दिखाई देते हैं जहां से किले के पीछे का हिस्सा दिखाई देता था। सूर्या सब तरफ नजर दौड़ा ही रहा था कि उसे वहां कुछ अजीब महसूस होता है। सूर्या पीछे पलटकर देखता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे अभी कोई उसके पीछे से होकर गुजरा हो। सूर्या हर तरफ देखता है लेकिन वहां कोई नहीं था। सूर्या उस गलियारे को पार करता है और वहां सामने उसे एक कक्ष दिखाई देता है। सूर्या उस कक्ष के दरवाजे को खोलता है और अंदर का दृश्य देखकर दंग रह जाता है। इधर सूरज ढलने वाला था। दरोगा के तो रोंगटे खड़े होने लगे। यहाँ ये बात सब जानते थे कि दिन ढलते ही यहाँ सब लोग अपने अपने घरों में कैद हो जाते थे, फिर चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए। किले का खौफ सबके दिलो दिमाग में छाया हुआ था। आखिरी कक्ष को देखने के बाद सूर्या दंग रह गया। अब अंधेरा होने लगा था। तस्वीरें धुंधली पड़ने लगी थीं। सूर्या सीढ़ियों के रास्ते से नीचे उतरने लगा। एक पल के लिए सूर्या को फिर लगा जैसे उसने सच में किसी के पैरों की आहट सुनी हो। सूर्या एक समझदार इंस्पेक्टर था। बिना तसल्ली किए वो कुछ भी नहीं कर सकता था। उसने अपने कदम फिर से सीढ़ियों पर ऊपर की तरफ मोड़ ली। अभी उसने 2 सीढ़ियां पार की ही थी कि दरोगा जी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। सूर्या ने जल्दी जल्दी चारों तरफ नजर दौड़ाई और फिर जल्दी से नीचे आकर मुख्य द्वार से बाहर निकल आया। सूर्या के जाने के बाद एक बड़ी परछाई तेजी से उभरने लगी। सूर्या भागकर दरोगा जी के पास आया। उसकी सांस फूल रही थी। दरोगा जी के चिल्लाने की आवाज सुनकर वो घबरा गया था। क्या हुआ आपको? आप चिल्लाई क्यों? कुछ देखा क्या आप लोगों ने? सूर्या ने एक सांस में सारे सवाल पूछ लिए। दरोगा जी कांप रहे थे। उन्होंने बिना कोई जवाब दिए जल्दी से सूर्या का हाथ पकड़ा और उसे तेजी से अपने साथ घसीटते हुए जीप तक ले गए। उनके बाहर निकलते ही चौकीदार ने जल्दी से किले का दरवाजा बंद कर दिया। सूर्या ने दरोगा जी को डांटते हुए कहा, यह क्या बेहुदी हरकत है आपकी? आप क्यों मुझे इस तरह बाहर खींच कर ले आए? अभी और तहकीकात करनी बाकी थी। सूर्या ने देखा दरोगा जी उस महल की तरफ ही देख रहे थे। उसने पीछे मुड़कर महल की तरफ देखा। वो महल सच में बाहर से जितना शानदार और खूबसूरत दिखता है, रात के पसर में उतना ही वीरान और खौफनाक हो जाता है। उसके ऊपर छाई काली घटाएं प्रेत के समान डरावनी प्रतीत हो रही थी। दरोगा जी के पसीने छूटने लगे। उन्होंने जल्दी से सूर्या को जीप में बिठाया और सरपट जीप वहां से दौड़ा दी। सूर्या अपनी ही सोच में गुम था। उसने एक बार फिर पलटकर उस किले की तरफ देखा।
सूर्या ने दरोगा जी को कहा, जीप स्टेशन की तरफ मोड़ लीजिए। दरोगा जी ने हिचकिचाते हुए सूर्या से कहा, लेकिन सर, इस वक्त आप कहां जाएंगे? स्वर्णागिरी की आखिरी ट्रेन आ चुकी होगी और अब वो वापस नहीं जाएगी। तो सूर्या ने कहा, मुझे वापस जाना भी नहीं है। ट्रेन वापस नहीं जाएगी, लेकिन आगे तो कहीं और जाएगी ना, वहीं से दूसरी ट्रेन पकड़ लूंगा। जरा जल्दी चलाइए, मुझे अभी इसी वक्त वहां पहुंचना है। सूर्या ने दरोगा जी से जीप जल्दी चलाने का आग्रह किया। दरोगा ने कहा, लेकिन सर, इतनी रात गए, आप कहां जा रहे हैं? सब ठीक तो है ना? सूर्या ने कहा, हाँ, सब ठीक है। आप बस जरा जल्दी कीजिए, मेरे लिए ये आखिरी ट्रेन पकड़ना बहुत जरूरी है। सूर्या ने एक बार अपनी कलाई में बंधी घड़ी की तरफ देखा और फिर रास्तों की तरफ देखने लगा। दरोगा जी ने सूर्या को स्टेशन पर छोड़ दिया। ट्रेन की सीटी की आवाज आ रही थी। सूर्या ने जल्दी से दौड़ लगाई तो देखा टीटी हरी डांडी दिखा रहा था और ट्रेन की रफ्तार धीरे धीरे तेज हो रही थी। सूर्या ने अपने कदम भगाने शुरू किए और जल्दी से ट्रेन में चढ़ गया। दरोगा जी सोचते हुए खुद से बोले, ऐसा क्या हो गया जो सूर्या सर को अचानक से कहीं जाना पड़ा और कुछ बताया भी नहीं। तभी हवलदार को सूचना मिली कि कुंदन पागल खाने से भाग गया। उसने जल्दी ये खबर दरोगा जी को दी। दरोगा जी सख्ते में आ गए। एक तो पहले ही सूर्या सर कुंदन के पागल खाने भेजने की खबर से गुस्सा थे, और अब जब उन्हें पता चलेगा कि कुंदन जेल से भाग गया, तब तो सारा पुलिस स्टेशन ही सर पर उठा लेंगे। पुलिस स्टेशन पहुंचकर दरोगा ने हवलदार से कहा, जो भी है अब कल ही पता चलेगा। कुंदन के चक्कर में मैं अपनी जान नहीं गंवा सकता और तुम भी ऐसा नहीं चाहोगे। कल सुबह होते ही उस कुंदन की खोजबीन शुरू कर देना। अगले दिन दोपहर तक सूर्या उज्जैन पहुंच चुका था। उज्जैन महाकाल की नगरी, शिव शंकर भोले बाबा का धाम। सूर्या उज्जैन के पुलिस स्टेशन गया। वहां के डीसीपी से उसकी खास जान पहचान थी। एक समय में सूर्या खुद वहां सीनियर इंस्पेक्टर के पद पर था। उस वक्त सूर्या ने बहुत सारे मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा दिलवाई थी। सूर्या ने डीसीपी को सल्यूट किया। जय हिंद सर। डीसीपी ने सूर्या से खुशी जताते हुए पूछा, जय हिंद सीनियर इंस्पेक्टर सूर्या, इतने सालों बाद कहिए कैसे आना हुआ? सूर्या ने कहा, सर आपको याद है सरफराज, जिसे मैंने मंदिर में हुई चोरी के तहत पकड़ा था और वो एक बहुत बड़े गिरोह में भी शामिल था। डीसीपी ने कहा, यस, मुझे अच्छी तरह याद है सरफराज, उसे मैं कैसे भूल सकता हूं। उसी ने तो मंदिर से जेवरात चोरी किए थे। तब भक्तों की भीड़ ने कोहराम मचा दिया था, लेकिन तुमने सिर्फ 2 दिन में उसे पकड़कर हम पुलिस वालों की इज्जत बचा ली थी और मंदिर की अमानत भी। लेकिन तुम अब इतने सालों बाद उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? सूर्या ने कहा, सर वो सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि वो इस वक्त कहां है या किस जेल में होगा। सूर्या की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। डीसीपी ने अफसोस जताते हुए सूर्या को बताना शुरू किया, सूर्या, इस दौरान सरफराज कहां कौन सा जुर्म कर रहा होगा ये तो कोई नहीं बता सकता। हाँ, बस मैं इतना जानता हूं कि पिछली दफा उसे इंदौर पुलिस ने लड़कियों को अगवा करने के जुर्म में पकड़ा था और उसे 6 साल की सजा भी हुई थी। लेकिन अब वो कहां हो सकता है ये बताना मुश्किल है। सूर्या ने कहा, इसका मतलब मेरा शक सही है, वो सरफराज ही है। सर वो इस वक्त स्वर्णागिरी में मौजूद है। सर वहां जरूर वो कोई बहुत बड़ी साजिश के तहत मौजूद है। मुझे पहले विश्वास नहीं था, इसलिए यहां आपके पास सारी डिटेल्स लेने चला आया। सर क्या आप उसकी फाइल मुझे दे सकते हैं ताकि उससे मुझे कुछ और जानकारी मिल सके? सूर्या ने डीसीपी से विनती की और सरफराज के होने की शंका जताई। सूर्या ने सरफराज की फाइल ली और महाकाल के दर्शन करने के बाद उज्जैन से निकल गया। वहां से सूर्या ने इंदौर के लिए बस पकड़ी और एक घर में गया। एक महिला ने दरवाजा खोला और सूर्या को देखकर फुट फुट कर रोने लगी। वहीं दूसरी तरफ पुलिस कुंदन को खोजने में लग जाती है। वे सबसे पहले उसके घर ही जाते हैं। घर पहुंचने पर वे दंग रह जाते हैं। दरोगा जी हवलदार के साथ मिलकर कुंदन को खोज रहे थे और वो वहीं मिला, लेकिन जिंदा नहीं मुर्दा। दरोगा जी को कुंदन के घर में उसी की लाश मिली। उसका खून भी ठीक वैसे ही हुआ था
जैसे निहारिका का हुआ था। उसकी लाश देखकर दरोगा जी आश्चर्य में पड़ गए। हवलदार ने बिना किसी शंका के दरोगा जी से कहा, सर, हम तो यहां इसे ढूंढने आए थे और मिला क्या मुर्दा। अब हम सूर्या सर को क्या जवाब देंगे? हो ना हो इसे उस प्रेत ने ही मारा है। जब से ये कुंदन उस किले से लौटा था तब से वो साया इसके पीछे पड़ा हुआ था और देखिए आज इसकी जान ही ले ली। दरोगा ने कहा, इसकी मौत आज नहीं कल हुई है। दिखाई नहीं देता, खून सूख चुका है और शरीर से बदबू भी आने लगी है। अब इसका मतलब या तो ये खुद पागल खाने से भागा है या जिसने इसे मारा है उसने इसकी भागने में मदद की है। दरोगा जी गहरी सोच में पड़ गए। दरोगा जी ने फिर से हवलदार को फटकार लगाते हुए कहा, खबरदार जो सूर्या सर के सामने ये प्रेत की कहानी सुनाई। कुंदन की मौत की खबर सुनकर ही वे भड़क जाएंगे और तुमने अगर ये प्रेत की बात की तो सबसे पहले तुम्हें किले की कैद की सजा सुना देंगे, फिर खेलना वहां प्रेत प्रेत। अब किस्मत कहे या इत्तेफाक, सूर्या की रात की स्वर्णागिरी की ट्रेन छूट जाती है। वह अगली सुबह स्वर्णागिरी पहुंचता है। थाने पहुंचने पर उसे पता चलता है कि कुंदन को किसी ने मार डाला। उसकी उसी के घर में मौत हो गई। वो चौंकते हुए बोले, क्या? जब मैं उसके घर पहुंचा तभी मैं समझ गया था कि निहारिका को किसी और ने नहीं बल्कि कुंदन ने ही मारा था। लेकिन कुंदन को किसने मारा होगा? सूर्या के दिमाग में काफी सवाल उठने लगे। दरोगा ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा, सर, ये आप क्या कह रहे हैं? हमने निहारिका की मौत के वक्त घर की अच्छे से छानबीन की थी, लेकिन वहां हमें कुछ भी नहीं मिला। सूर्या ने शब्दों का सीधा ताना दरोगा जी को मारते हुए कहा, शायद उस वक्त भी आप पान चबाने में ज्यादा व्यस्त थे दरोगा दी। जब मैं उसके घर की छानबीन कर रहा था तब मुझे वहां एक चाबी मिली। पता है वो किस चीज की चाबी थी? कुंदन के घर के ठीक नीचे वाले घर की। कुंदन ने यह सब बहुत पहले से ही प्लान किया होगा। मैंने खिड़की से झांक कर देखा। कुंदन के घर के नीचे वाली बालकनी का हिस्सा आगे की तरफ से चौड़ा था और उस पर जूतों के निशान भी थे, ठीक वैसे निशान जो मुझे कुंदन के कमरे में जूतों से मिले। लेकिन जब मैंने चौकीदार से पूछा कि नीचे वाला घर किसका है तो उसने मुझे बताया कि कुंदन के ठीक नीचे वाला घर किसी साक्षी के नाम पर है। साक्षी? कौन है ये साक्षी और कोई कैसे किसी के घर में घुस सकता है? यही बात मुझे पता लगानी थी। कुंदन एक बहुत ही शातिर दिमाग का इंसान था। मैंने कुंदन के पड़ोस में रहने वाली बुजुर्ग महिला और साक्षी के पड़ोस में रहने वालों से भी पूछताछ की। पूछने पर पता चला कि जिस रात निहारिका का खून हुआ था उस दिन कुंदन साक्षी के घर आया था। कुंदन के घर से मुझे महल के कुछ और नक्शे भी मिले, लेकिन वो नक्शे किले में मिले कुंदन के नक्शे से बिल्कुल अलग थे। दरोगा जी ने आश्चर्य से पूछा, इसका मतलब सर कुंदन ने ये सब नाटक किया? वो महल का भूतिया किस्सा और सरकटी चुड़ैल सब डोंग था। सूर्या ने कहा, ये तो पूरी तरह मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये बात पूरी तरह से पक्की है कि कुंदन ने ही निहारिका को मारा है। वो घर में कमरे की बालकनी से घुसा। उसने निहारिका को पीछे से दबोचा और उसका खून कर दिया, लेकिन क्यों मारा ये तो कुंदन ही बता सकता था। फिर सूर्या अपनी बात पूरी करते करते बीच में ही रुक गया। दरोगा जी की उत्सुकता पहले से भी और बढ़ गई और पूछा, फिर कौन सर? सूर्या ने कहा, दरोगा जी, आप पहले ये पता कीजिए कि ये साक्षी कौन है और इसका कुंदन से क्या संबंध है। निहारिका की मौत में कुंदन के साथ ये साक्षी भी पूरी शामिल है और अब जब कुंदन की मौत हो चुकी है तो उसे ढूंढना और भी जरूरी हो गया है। सूर्या ने दरोगा जी की बढ़ी हुई उत्सुकता को वहीं खत्म कर दिया और उन्हें काम पर लगा दिया। उसके बाद सूर्या थाने से सीधा कार्ल और मारिया के घर जा पहुंचा। सूर्या को देखकर मारिया घबरा गई। उसने सूर्या को अंदर बुलाया। घर में अंदर घुसने पर सूर्या इधर उधर झांकने लगा। सूर्या ने आंखों से आंखें मिलाते हुए मारिया से सवाल किए, मारिया जी, मिस्टर कार्ल कहाँ है? नजर नहीं आ रहे। मारिया घबराते हुए बोली, जी कार्ल कमरे में ही है, मैं अभी बुलाकर लाती हूं। कार्ल के बारे में सवालों से मारिया और भी घबरा गई और सीधा कमरे की तरफ गई। सूर्या बिना एक पल की देरी किए मारिया के पीछे पीछे चलने लगा
और झट से कमरे का दरवाजा खोल दिया। कमरे में कार्ल शांत अपनी व्हील चेयर पर बैठे हुए थे। सूर्या उनके पास जाकर उनके इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। कुछ ही पल बाद सूर्या ने झटके से कार्ल का शॉल पकड़कर खींच लिया। उस वक्त मारिया और कार्ल दोनों ही घबरा गए। सूर्या को पहले ही दिन से कार्ल पर भी शंका होने लगी थी। कार्ल के हाथ रंग से सने हुए थे। वो एक बहुत ही उम्दा पेंटर था। आंखें ना होने के बावजूद भी वो रंगों को पहचान लेता था। सूर्या ने कार्ल के घर में एक पेंटिंग देखी थी। उस पेंटिंग में गुलाबी रंग के फूल बने हुए थे। सूर्या ने ठीक वैसे ही फूल किले के पीछे सरोवर में भी देखे और तभी सूर्या को कुछ गलत लगा। सूर्या ने कड़क आवाज से कार्ल और मारिया से सारे सवाल किए। कार्ल साहब, अब आप मुझे साफ साफ बताइए कि आपके सामने वाले घर में रहने वाले निहारिका और कुंदन के साथ असलियत में हुआ क्या? आप तो देख नहीं सकते, फिर जो गुलाबी फूल किले में खिले हुए हैं उन्हें आपने बिना देखे ही तस्वीर पर कैसे छाप दिया? इतनी दूर की तस्वीर आपने पन्ने पर रंग दी तो इतनी पास इतना बड़ा हादसा हुआ और आप कहते रहे कि आपको कुछ नहीं पता था। अगर अब भी आपने सच नहीं कहा तो मैं आप दोनों को थाने में घसीटूंगा। अगर आपने पहले ही सच बता दिया होता तो कुंदन शायद आज जिंदा होता और हमारी गिरफ्त में। कार्ल और मारिया से मिलने के बाद सूर्या नौरन बाबा के आश्रम में जा पहुंचा। आश्रम छोटा सा था लेकिन वहां भक्तों की भीड़ लगी हुई थी। लोग जोर जोर से जयकारा लगा रहे थे। सूर्या भी उसी भीड़ में शामिल हो गया और पहुंच गया नौरन बाबा के चरणों में और उनके सामने अच्छी से एक्टिंग करते हुए बोले, बाबा बाबा मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत बड़ी दुविधा में हूं बाबा। जब से उस किले से लौटा हूं तब से ना मुझे चैन है और ना रातों को नींद आती है। कुछ है बाबा जो मुझे उस किले की तरफ आकर्षित करता है। मुझे बचाइए बाबा, मुझे बचाइए। सूर्या हाथ जोड़कर नौरन बाबा के चरणों में गिर पड़ा और उनसे फरियाद करने लगा। नौरन बाबा बोला, फिक्र मत करो बालक, हम इन्हीं समस्याओं के निवारण हेतु ही यहां विराजमान हुए हैं। तुम फिक्र मत करो और ये भभूत का धागा अपने गले में पहन लो, फिर सारी बुरी शक्तियां तुमसे कोसों दूर चली जाएंगी। नौरन बाबा ने सूर्या को एक अभिमंत्रित धागा दिया और उसके सर पर हाथ फेरा। सूर्या ने एक जोर का जयकारा लगाया और आश्रम से बाहर आ गया। सूर्या के जाने के बाद अंदर नौरन बाबा ने इधर उधर नजरें दौड़ाई और लपक कर सारा सामान अपने झोले में भर लिया और वहां से फरार होने लगा। आश्रम के पीछे वाले रास्ते से नौरन बाबा अपने झोले के साथ तेज तेज कदम बढ़ाकर भागे जा रहा था कि तभी किसी ने उसकी गर्दन दबोच ली। वो सूर्या था जिसने नौरन बाबा को अपनी बाजुओं की गिरफ्त में जकड़ रखा था। सूर्या उसको दबोचते हुए बोला, बाबा जी कहाँ जा रहे हैं? अपने भक्तों को छोड़कर। अभी तो बहुत सारे कष्टों का निवारण करना है। चलिए थाने चलते हैं, वही दिखाएगा अपनी भभूत का चमत्कार। सूर्या ने उस बाबा की गर्दन दबोचियार घसीटता हुआ अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गया। पुलिस स्टेशन पहुंचकर सूर्या नौरन बाबा को उसके गिरेबान से पकड़ते हुए घसीटता हुआ अंदर लेकर आया और उसे धक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया। सूर्या को इस तरह देखकर दरोगा जी और हवलदार के साथ बाकी सब भी हैरान हो गए। अभी दरोगा जी कुछ बोलते उससे पहले ही सूर्या ने एक मोटा सा डंडा उठाया और उस बाबा की धुलाई करनी शुरू कर दी। उसे मारते वक्त सूर्या बस उस बाबा से बस एक ही सवाल पूछ रहा था, बता कहाँ है वो? बता नहीं तो इस बार तेरी खाल खींच दूंगा, जान से मार दूंगा तुझे। सूर्या बहुत गुस्से में था और जोर जोर से उस पर डंडे बरसाए जा रहा था। तभी दरोगा जी सूर्या के पास आए और उसे शांत होने के लिए कहा, सर आप ये क्या कर रहे हैं? ये तो नौरन बाबा है और आप इस तरह इन्हें क्यों सर? सूर्या ने कहा, ये कोई बाबा वादा नहीं है, ये सराफराज है, एक बहुत बड़ा गुंडा, मवाली। इसका काम ही यही है, ढोंगबाजी। ये मंदिरों में भगवान की मूर्तियों और जेवर चुराता है और फिर उनकी तस्करी करता है, और तो और ये लड़कियों की भी तस्करी करता है। इसके नाम पर जुर्म की पूरी फाइल बनी हुई है। सूर्या टेबल पर सरफराज की फाइल पटक देता है। दरोगा जी उस फाइल को देखते हैं और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं।
ये देखकर कि जिसे सब नौरन बाबा मानते हैं वो एक बहुत ही शातिर अपराधी है, सरफराज हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और सूर्या के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। मुझे सच में नहीं पता कि वो कहाँ है। मैंने उसे 10,000 में बेच दिया था, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गई ये मुझे नहीं पता। सूर्या ये सुनते ही बौखला गया और उसने उसे फिर से मारना शुरू कर दिया। सूर्या ने उसका कॉलर पकड़कर उसे उठाया और पूछा, कुंदन को क्यों मारा? उसे कैसे जानते थे तुम? दरोगा जी हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं, क्या कुंदन को इसने मारा था? सूर्या ने जवाब दिया, हाँ। सरफराज बोला, उस कुंदन को मारने के लिए मुझे पैसे मिले थे, इसलिए मैंने उसे जान से मार दिया। सूर्या ने पूछा, किसने दिए थे पैसे और क्यों मारना चाहता था वो कुंदन को? सरफराज ने कहा, वो वहां रहता है जंगल के पीछे वाले घर में, उसने ही मुझे पैसे दिए थे और उसके कहने पर ही मैंने दरोगा जी से कहा था कि कुंदन को मानसिक बीमारी हो गई है, उसे पागल खाने भेज दें। सूर्या ने पूछा, लेकिन वो तो नाटक कर रहा था, फिर वो पागल खाने से भागकर स्वर्णागिरी वापस क्यों आया? वहीं से भी भाग सकता था। सरफराज ने कहा, हाँ साहब, मैं उसे वही मारने की फिराक में था, लेकिन वो वहां से भाग गया। मुझे लगा कि कुंदन हाथ से निकल गया, लेकिन बकरा खुद जाल में आकर फंस गया। उस रात वो अपने घर आया और इधर उधर कुछ ढूंढने लगा, तभी मैंने मौका पाकर उसका खून कर दिया। सूर्या ने पूछा, और वो लड़की जिसकी लाश किले से मिली, पता तो होगा ही तुम्हें? सरफराज ने जवाब दिया, हाँ साहब, पता है, लेकिन तब तक मैं कुंदन को नहीं जानता था। मैं यहां छिप रहा था और लोगों को अंधविश्वास के नाम पर बेवकूफ बना रहा था। मैंने उस लड़की को नहीं मारा, मैं तो उसे जानता तक भी नहीं था। सूर्या ने पूछा, क्या नाम है उसका? सरफराज ने जवाब दिया, साहब, मनीष। सूर्या गहरी सोच में पड़ जाता है और हवलदार से सरफराज को जेल में बंद करने के लिए कहता है। दरोगा सूर्या से पूछता है, जी सर, पर आपको कैसे पता कि नौरन बाबा ही सरफराज है? सूर्या ने जवाब दिया, मैं कार्ल और मारिया के घर गया था। जिस शख्स को हम अंधा समझ रहे थे, दरअसल में वो देख सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। दरोगा जी का मुंह खुला का खुला रह गया। वे दुनिया के सामने अंधे होने का दिखावा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कार्ल और मारिया दोनों ही तड़ी पार हैं और वे गैर कानूनी तौर से यहां रहते हैं। उस रात जब कुंदन ने निहारिका को मारा, तब कार्ल ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, लेकिन किसी को नहीं बताया, क्योंकि अगर वो ये सच्चाई उस वक्त आपको बता देता तो उनकी खुद की जान को कुंदन से खतरा होता। इसलिए वे दोनों चुप रहे। लेकिन परसों रात जब मारिया जी ने एक आदमी को कुंदन की बिल्डिंग के आसपास चक्कर काटते हुए देखा, तब उन्होंने उस शख्स पर नजर बनाए रखी और जब कुंदन के घर की बत्ती जली, उस वक्त मारिया जी का ध्यान वहां गया और उन्होंने वो देखा जो आज आपके सामने है, मतलब कुंदन का खून। मुझे उसी दिन शक हो गया था जब मैंने कार्ल के हाथों में रंग देखा। भला एक अंधा इंसान पेंटिंग कैसे बना सकता है? और जब मेरा शक यकीन में बदल गया तो कार्ल ने मुझे ये पेंटिंग दिखाई। दरोगा जी उस पेंटिंग को देखकर हैरान हो गए। उस पेंटिंग में सरफराज ही था जो कुंदन के पेट में चाकू घोंप रहा था। दरोगा ने पूछा, लेकिन सर, आपने अभी तक बताया नहीं कि आपको कैसे पता कि नौरन बाबा ही सरफराज है? सूर्या ने एक सिगरेट सुलगाई और जवाब दिया, आपने सरफराज की आंख पर एक निशान देखा जिसकी वजह से उसकी दाईं आंख थोड़ी कम खुलती है। वो निशान मैंने ही उसे दिया था। जिस रोज मेरी नजर पहली बार नौरन बाबा पर पड़ी, तभी मुझे शक हुआ और उसी शक के सबूत के लिए मैं उज्जैन गया था और वहां से मुझे पता चला कि वो आखिरी बार लड़कियों की तस्करी करने के जुर्म में पकड़ गया था। यहां स्वर्णागिरी में भी वो जरूर किसी और मकसद से आया है। कोई बात नहीं, वो भी उगलवा लेंगे। अभी सूर्या कुछ गहरी सोच में ही डूबा हुआ था कि तभी एक हवलदार अंदर आया और उसने सूर्या को एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर सूर्या के कान खड़े हो गए। सूर्या ने हैरान होते हुए कहा, क्या ये कैसे हो सकता है? दरोगा जी ने हवलदार से वो फाइल ले ली और कहा, सर, ये तो पूरा मामला ही उल्टा पड़ गया।
मतलब जिस साक्षी की हम खोज कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि निहारिका ही है, कुंदन की पत्नी। ये क्या झोलमोल है सर? अगर मरने वाली औरत निहारिका नहीं, साक्षी है कुंदन की पत्नी, तो निहारिका कौन है और वो यहां निहारिका बनकर क्यों रह रही थी? सूर्या ने तेजी से कहा, दरोगा जी जल्दी से जीप निकालिए, असली गुनाहगार अभी हमारी पकड़ से बाहर है और वो है मनीष। दरोगा जी पूछा, मनीष? वो कैसे? सूर्या ने जवाब दिया, दरोगा जी आप सिर्फ पान ही चबाएगा, मनीष ही सारे सवालों की गुत्थी है। अगर उसे नहीं पकड़ा तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि आखिर ये दोनों खून की असली वजह क्या है ना। हवलदार जल्दी से जीप दौड़ाता है। वे जल्दी से जंगल के उस पार वाले घर में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें कोई नहीं दिखाई देता। इस बार दरोगा जी पूरी लगन से तफ्तीश करने में जुट जाते हैं। ये वही जगह थी जहां एक औरत चारपाई पर लेटी हुई थी और उसके शरीर पर बहुत सारे जख्म थे और एक आदमी लंबा काला कोट पहने उसके लिए दवाई लेकर आया था। सूर्या को एक जगह बहुत सारी तस्वीरें दिखाई देती है। वो उन तस्वीरों की ध्यान से देखता है। वहां कुंदन की निहारिका उर्फ साक्षी की, उन दोनों की शादी की तस्वीरें थी, लेकिन उन सबसे अलग एक और तस्वीर थी वहां। एक लड़की की, वही लड़की जिसकी लाश किले में कुंदन के बगल में पड़ी थी और कुंदन ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया था, जबकि उस तस्वीर में वो लड़की कुंदन के साथ थी। सूर्या और भी ज्यादा हैरान हो गया। इसका मतलब कुंदन उस लड़की को जानता था। उसने झूठ बोला कि वो उसे पहचानता भी नहीं है। कहीं कुंदन ने ही तो उस लड़की को भी। सूर्या के दिमाग में बहुत सारे सवाल उठने लगे। उसने जितनी गुत्थी सुलझाई थी वो अब और भी उलझती हुई नजर आने लगी। सूर्या ने दरोगा को कहा, ढूंढो उस मनीष को, उसका मिलना इस केस के लिए बहुत जरूरी है। तभी हवलदार की खिड़की से बाहर धुआं उठते हुए दिखाई देता है और वो इंस्पेक्टर सूर्या और दरोगा जी को बताता है। सूर्या और दरोगा जी जंगल की गहराई में चलते चले जाते हैं। कुछ दूरी पर चलने पर उन्हें एक चिता जलती हुई दिखाई देती है और उसी के पास एक शख्स खड़ा था जिसकी पीठ उनकी तरफ थी। दरोगा जी अपनी बंदूक निकालते हैं और उसे हाथ ऊपर करने के लिए कहते हैं। वो शख्स मुड़ता है और हाथ ऊपर करके आराम से खड़ा हो जाता है। सूर्या उसकी तरफ बंदूक ताने उसके नजदीक जाता है और बोलते हैं, मनीष। वो शख्स हाँ में सर हिलाता है। दरोगा जी जल्दी से हथकड़ी निकालते हैं और उसके हाथ पीछे करके उसे पहना देते हैं। सूर्या ने उससे पूछा, किसकी चिता जला रहे ही ये? मनीष ने जवाब दिया, साक्षी की। मनीष साक्षी का नाम लेकर रो पड़ता है और जमीन पर बैठ जाता है। सूर्या ने पूछा, साक्षी की, लेकिन अब? उसे तो मरे हुए 1 महीना हो गया। मनीष ने जवाब दिया, नहीं, वो जिंदा थी, उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन उस कमीने ने उसकी इतनी बुरी हालत कर दी, मैं नहीं बचा पाया उसे। सूर्या ने पूछा, और तुमने कुंदन को मार दिया? क्यों मारा तुमने कुंदन को? और उस लड़की से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? मनीष ने जवाब दिया, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। मैंने बस उन दोनों से साक्षी की मौत का बदला लिया, कुंदन और निहारिका से। सूर्या और दरोगा जी चौंक जाते हैं। मनीष अपने आंसू पूछता है और आगे की कहानी सुनाना शुरू करता है। मैं और साक्षी बहुत अच्छे दोस्त थे। दोस्त तो सिर्फ वो थी, मैं तो साक्षी से बहुत प्यार करता था। साक्षी और निहारिका दोनों सौतेली बहनें हैं। निहारिका बहुत ही बिगड़ैल और अड़ियल स्वभाव की थी। निहारिका के पिता ने मरते वक्त अपनी सारी संपत्ति साक्षी के नाम कर दी। ये बात निहारिका को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो तो साक्षी को उसी वक्त जान से मार देना चाहती थी, लेकिन उसके पति कुंदन ने उसे रोक लिया। सूर्या हैरान हो जाता है। कुंदन, निहारिका, साक्षी के रहस्यों की एक के बाद एक चौंकाने वाली परत खुलती जा रही थी। सूर्या पूछते हैं, क्या कुंदन निहारिका का पति था? मनीष ने जवाब दिया, हाँ, ये बात मुझे बाद में मालूम हुई। उन दोनों ने बहुत पहले ही शादी की हुई थी, लेकिन किसी को पता नहीं चलने दिया, क्योंकि कुंदन एक आवारा लड़का था जो हमेशा से निहारिका के पैसों पर ऐश करता था। उसी ने निहारिका को उस वक्त रोक दिया और फिर शुरू किया अपना खूनी खेल।
निहारिका ने कुंदन को दोस्त होने के नाते साक्षी से मिलवाया। धीरे धीरे कुंदन साक्षी के नजदीक बढ़ने लगा और उसके साथ प्यार का झूठा नाटक रचा। साक्षी पूरी तरह कुंदन के प्यार की गिरफ्त में बंध गई और इसी मौके का फायदा उठाकर निहारिका ने उन दोनों की शादी करा दी। साक्षी बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव वाली लड़की थी। शादी के बाद कुंदन ने उस पर बहुत सारी पाबंदियां लगा दी। उसका घर से बाहर आना जाना भी बंद कर दिया। शायद उसने पहले से ही बहुत सारी तैयारी की हुई थी। वो पुरातत्व चीजों की जानकारी रखता था, लेकिन एक नंबर का आवारा और मुफ्तखोर था। वहीं साक्षी को यहाँ काम के बहाने से स्वर्णागिरी लेकर आया और कुछ ही दिनों बाद उसने उसे मार डाला। सूर्या ने पूछा, लेकिन उसने साक्षी को निहारिका क्यों बताया? मनीष ने कहा, कुंदन ने पहले से ही सब कुछ अपने दिमाग में सोच रखा था। उसकी तैयारी इतनी पक्की थी कि दरोगा जैसे पुलिस को उस पर रत्ती भर भी शक ना हो। निहारिका उसकी पहली पत्नी थी। अगर किसी को पता भी चलता तो सब यही जानते कि निहारिका मर चुकी है। साक्षी का नाम तो कहीं था ही नहीं। इस अनजान जगह पर तो वैसे भी कोई कुंदन को नहीं जानता था। साक्षी को मारने के बाद कुंदन ने इस तरह दिखाया कि वो बहुत दुखी है। उसने स्वर्णागिरी आने से पहले ही यहाँ 2 घर लिए, एक अपने नाम से और दूसरा साक्षी के नाम से, और वो घर खुद निहारिका ने ही लिया ताकि कहीं से कहीं तक शक की कोई गुंजाइश ही ना रहे। साक्षी की मौत के कुछ दिन बाद कुंदन वापस लौटा निहारिका से मिलने और उसे अपने साथ ले गया। मैं बस इतना जान पाया कि वे दोनों सारी दौलत लेकर विदेश भागने वाले थे, लेकिन वे दोनों यहां स्वर्णागिरी आ गए। अब सूर्या का दिमाग घूमने लगा था। कुंदन और निहारिका जब विदेश भागने वाले थे तो कुंदन लौटकर यहां स्वर्णागिरी क्यों आया, और वो भी निहारिका के साथ? पर क्यों? सूर्या का दिमाग घूम गया और उसकी उलझन सुलझने के बजाय और उलझती जा रही थी। मनीष ने कहा, वो मैं नहीं जानता कि कुंदन यहां वापस लौटकर क्यों आया। मैं किसी तरह बस साक्षी को बचाने की कोशिश में लगा हुआ था। कुंदन ने झूठ बोला था कि वो 2 दिन तक किले में था, जबकि वो सबकी नजरें बचा के वहां निहारिका से मिलने गया था। कुछ तो खिचड़ी पक रही थी उसके दिमाग में। जिस शाम वो निहारिका के साथ लौट कर आया, वो सीधा किले में गया। तब मैंने भी उसका पीछा किया, इसी इरादे से कि यही इन दोनों को मारकर दफना दूंगा। वे दोनों किले में एक जगह छिप कर बैठे थे। मैंने कुंदन के सर पर जोर से वार किया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर मैं निहारिका को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन सूर्या ने पूछा, लेकिन क्या? मनीष ने जवाब दिया, वहां वो खौफनाक डरावना साया, वो बहुत खौफनाक था। उसकी आंखें जल रही थी और उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। उसने निहारिका की गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में उछाल दिया। ऐसा कहते हुए मनीष की जुबान लड़खड़ाने लगी। मैं बहुत डर गया, इतना डर गया कि कुछ समझ ही नहीं आया। जैसे तैसे करके मैं किले से बाहर निकला और बाहर निकलते ही मुझे निहारिका की चीख सुनाई दी। सुबह मुझे पता चला कि निहारिका मर चुकी है। सूर्या ने कहा, फिर वही राग, कभी सर कटी चुड़ैल तो कभी आग उगलता साया। क्या बकवास है ये सब। देखो मनीष, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ पुख्ता सबूत है कि तुमने ही कुंदन को मारा है। एक गवाह है जिसने तुम्हें देखा है और सराफराज उसने कबूल किया है कि तुमने ही कुंदन को मारने के पैसे दिए थे। तो फिर ये भी कबूल कर लो कि निहारिका को भी तुमने ही मारा है। ये भूत वूत की कहानियां सुनाकर मेरा वक्त खराब मत करो। मनीष ने जवाब दिया, साहब मैं कबूल करता हूं कि मैंने ही कुंदन को मारा, लेकिन जब मैं एक जुर्म कबूल कर रहा हूं तो दूसरे जुर्म के लिए झूठ क्यों बोलूंगा। मैं किले में उन दोनों को मारने के लिए ही गया था, लेकिन वहां वो है, सच में है। यहाँ के लोग बिल्कुल सही कहते हैं कि वो किला रात के समय भयानक हो जाता है, और वो है, मैंने देखा है उसे। वो इतना भयंकर था कि उसे याद करके अब तक मेरी रूह कांप उठती है। सूर्या ने कहा, अच्छा, तो उस भयंकर डरावने साए ने निहारिका को मार दिया लेकिन कुंदन को छोड़ दिया, क्यों? वो क्या उसकी फूफी लगती थी या उसका भी कुंदन से पुराना याराना था? सूर्या ने ताने मारने शुरू कर दिए।
दरोगा जी ने कहा, सर, ये केस तो और भी उलझता जा रहा है। जिसे हम निहारिका मान रहे थे वो निहारिका नहीं साक्षी थी, और जो असती निहारिका थी उसे किसी ने किले में मार दिया। और वो कुंदन, उसके पास 2 मौके आए भागने के, लेकिन वो दोनों बार भागने के बावजूद यहाँ वापस स्वर्णागिरी में लौट आया, और आखिर में इस मनीष ने उसे सरफराज के हाथों मरवा डाला। अब सामने ये साक्षी की चिता जल रही है। सर, आखिर ये चक्कर है क्या? सर, कहीं सच में उस किले में, मतलब जो मनीष बोल रहा है? सर, यहाँ के लोग भी ऐसा ही मानते हैं। सूर्या गुस्से से दरोगा जी को घूरता है। चलिए मान लिया कि मनीष सच बोल रहा है, तो उसने कुंदन को क्यों नहीं मारा? कुंदन कैसे बच गया? अगर वो वहां नहीं होता तो मैं आपकी बात पर यकीन कर लेता, लेकिन वो तो वहीं था, निहारिका की लाश की बगल में, और उसकी चुनरी उसकी मुट्ठी में थी। अब क्या मैं ये मानूं एक प्रेत या साया, जो भी आप लोग कहना चाहे? कुंदन उसके चुंगल से बच गया, लेकिन एक इंसान के चुंगल से नहीं बच पाया। दरोगा जी चुप खड़े हो गए। उनके पास सूर्या की शंका का कोई जवाब ही नहीं था। फिर सूर्या ने कुछ सोचते हुए कहा, दरोगा साहब, चलिए आज हम आपको कहीं घुमाने ले चलते हैं। दरोगा जी खुश हो गए और उत्सुकता से पूछ बैठे, कहाँ सर? सूर्या ने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा, और जो कहा उसे सुनकर दरोगा जी बेहोश होते होते बचे। दरोगा जी ने कहा, नहीं सर, ये जुल्म मत कीजिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बाद उनका कौन देखेगा? सूर्या ने कहा, दरोगा जी क्यों फिक्र करते हैं, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। दरोगा जी बुरी तरह कांपने लगे। सर, आज नहीं, आज तो अमावस्या है। सूर्या खुश होते हुए बोला, अरे वाह, क्या कमाल की खबर सुनाई है आपने। फिर तो आज उस किले में तांडव होगा। तांडव? दरोगा जी कुछ पान और ले लीजिएगा। क्या पता उस चुड़ैल का मन करे खाने का। खून पी पी कर बेचारी का जायका खराब हो गया होगा। सूर्या बोल ही रहा था कि दरोगा जी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। सूर्या ने पीछे पलट कर देखा तो बेचारे दरोगा जी जमीन पर बेहोश पड़े थे। उन्हें देखकर सूर्या जोर से हंसने लगा। सूर्या ने किले में जाने की सारी तैयारी कर ली थी। उसने खुद को अच्छे से सारे जरूरी सामान के साथ तैयार कर लिया था। शाम होने को थी, सूरज ढल रहा था। कुछ ही देर में सारा शहर अंधेरे की आगोश में समाने वाला था। सूर्या शाम होते ही किले में घुस गया, वो भी अकेले। उसने दरोगा जी से बाहर ही रुकने के लिए कहा और उसके इशारे का इंतजार करने के लिए भी कहा। सूर्या ने कुंदन के बनाए हर नक्शे को अच्छे से दिमाग में छाप लिया था। नक्शे के मुताबिक सूर्या किले के मुख्य द्वार से होकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। अंधेरा हो चुका था और अमावस के कारण चांद की हल्की रोशनी भी नहीं थी। सूर्या टॉर्च के सहारे धीरे धीरे कदम ऊपर की तरफ बढ़ाने लगा। जैसा कि कुंदन ने बताया था कि उसे सीढ़ियों में कुछ ठंडक का एहसास हुआ, सूर्या को वैसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उन घुमावदार सीढ़ियों पर सूर्या टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ने लगा। अंधेरा और भी गहरा होता जा रहा था। सूर्या को याद आया जब वो पहली बार इस किले में आया था। उस गलियारे को पार करके सूर्या उसी कक्ष की तरफ पहुंचा, लेकिन ये क्या, आज वहां कोई कक्ष था ही नहीं, सिर्फ दीवार थी। सूर्या को पूरा यकीन था कि यहां एक कक्ष था, तो फिर वो गायब कहां हो गया। सूर्या हैरानी से सब तरफ हाथ फेर कर देख रहा था कि तभी उसे अपने पीछे कुछ हलचल महसूस हुई। उसे कुछ गर्म हवाओं का एहसास होने लगा, जैसे वो उसके बेहद करीब हो। और तभी सूर्या ने पीछे पलट कर देखा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। जैसा कि मनीष ने कहा था, वहां सच में एक साया था, जिस पर अब सूर्या को विश्वास हुआ। अब डर किसे नहीं लगता, तो सूर्या को भी थोड़ा डर लग रहा था। वो भयानक आकृति वाला साया उसके ठीक सामने हवा में झूल रहा था। उसकी आंखें आग के समान लाल, मुंह पर खून, उसके लंबे पैने नाखून सूर्या के गले को चीरकर अंदर धंसे जा रहे थे। उसकी आंखें अंगारों की तरह ढधक रही थी। सूर्या बहुत घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने हिम्मत जुटाकर खुद को छुड़ाया और वहां से भागा, लेकिन तभी उसका पैर फिसला और वो रोशनदान से नीचे गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद जब सूर्या की आंख खुली तो वो एक अंधेरी गुफा में पड़ा हुआ था। वो गुफा बहुत संकरी थी। सूर्या ने इधर उधर हाथ मारा और उसकी टॉर्च उसे मिल गई।
वहां बहुत बू आ रही थी। सामने का नजारा देखकर सूर्या की आंखें चौड़ी हो गई। वहां उसके चारों तरफ कंकाल ही कंकाल पड़े हुए थे। मांस की दुर्गंध आ रही थी। सूर्या थोड़ा उठा, लेकिन उसका सर टकरा गया। उसने टॉर्च ऊपर की तो पाया कि वो एक बहुत ही संकरी गुफा थी। जैसे तैसे सूर्या ने खुद को संभाला और घुटनों के बल आगे बढ़कर वहां से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा। फिर एक जगह सूर्या को कुछ गीला महसूस हुआ और वहां पानी के टपकने की आवाज आ रही थी। सूर्या उसी आवाज की सीध में आगे बढ़ने लगा कि अचानक से एक तेज रोशन प्रज्वलित हुई और उसने सूर्या को अपनी तरफ आकर्षित किया। सूर्या एक सुंदर से कमरे में था। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। वो एक बेहद शानदार सुसज्जित कक्ष में था, जिसे देखने पर साफ पता लग रहा था कि वो एक शाही कक्ष हो सकता है। सूर्या को दीवार पर एक तस्वीर नजर आई। बेहद सुंदर और आकर्षक, मनमोह लेने वाली सुंदरी रानी रेणुका देवी। उनकी तस्वीर के नीचे एक मेज पर कुछ पृष्ठ रखे हुए थे। सूर्या ने उन्हें उठाया और पहला पृष्ठ पढ़ना शुरू किया। उन पन्नों में लिखा हुआ था, मैं स्वर्णागिरी राज्य का गुप्त मंत्री और रानी रेणुका देवी का वफादार शमशेर ये पृष्ठ लिख रहा हूं। महाराज सूरज के सुपुत्र राजा चंद्रवीर की पुत्री राजकुमारी रेणुका देवी। महारानी धरा के वचन के अनुसार उन्होंने अपनी कर्म भूमि पर फिर से जन्म लिया। उसी राज्य में पुत्री स्वरूप में आकार उन्होंने अपने वचन को पूरा किया। राजकुमारी रेणुका देवी महारानी धरा की ही तरह बुद्धिमान, सहनशील, वीरांगना, शास्त्र शस्त्र कला में निपुण, माथे पर चंद्र सा तेज, आंखों में सूरज की चमक, तलवारबाजी में महारथियों को भी हरा देने वाली राजकुमारी रेणुका देवी। राजा चंद्रवीर के सिर्फ एकलौती संतान थी राजकुमारी रेणुका देवी। उन्होंने अपना सारा राज्य राजकुमारी को सौंप दिया था। जब उनके शादी की घड़ी आई तो राजकुमारी ने हर शास्त्र कला में कोसों दूर से आए सभी राजकुमारों को परास्त कर दिया। उनके तेज के आगे सबने घुटने टेक दिए, लेकिन एक राजकुमार ने, जिसका नाम था दुष्यंत, उन्होंने तलवारबाजी का ऐसा प्रदर्शन किया कि राजकुमारी उनसे अपना दिल भी हार बैठी और बाजी भी। उन्होंने तुरंत राजकुमार दुष्यंत के गले में वरमाला पहना दी। राजा चंद्रवीर ने अपना सारा राज्य अपनी पुत्री और उनके वर को सौंप दिया। राजकुमारी राजा दुष्यंत की प्रेम लीला में तल्लीन हो गई, लेकिन उनका ये सुख असीम दिनों तक नहीं रहा। राजा दुष्यंत विद्रोही निकले। उन्होंने राजकुमारी के संग प्रेम का झूठा नाटक रचा। उन्होंने जल्द ही अपना मुखौटा सबके सामने उतार दिया। वे उसी महामंत्री के वंशज थे जिन्हें महाराज सूरज ने बीच चौराहे पर ले जाकर मार दिया था। तब से उनका परिवार बदले की अग्नि में झुलस रहा था। राजा दुष्यंत ने महाराज चंद्रवीर का सारा राज्य हड़प लिया और राजकुमारी रेणुका को बंधी बना लिया। लेकिन राज्य में अभी भी कुछ वफादार शेष थे जिन्होंने राजकुमारी रेणुका देवी की मदद की और उन्हें कैद से मुक्त किया। राजकुमारी रेणुका देवी ने अपना खजाना इस महल की ही सबसे सुरक्षित जगह पर छुपा दिया, जिसके बारे में राजा दुष्यंत कभी पता नहीं लगा सकते थे। लेकिन जब राजा दुष्यंत को इस बात की भनक लगी, उन्होंने रानी रेणुका देवी को जिंदा इस किले की चोटी से नीचे फेंक दिया। मरते वक्त राजकुमारी रेणुका देवी ने राजा दुष्यंत को श्राप दिया कि वो कभी इस महल की धरोहर को हासिल नहीं कर सकेगा और जब तक जिएगा हर पल मृत्यु लेकर जिएगा। और ऐसा ही हुआ। राजकुमारी का श्राप राजा दुष्यंत का भाग्य बन गया। राजा दुष्यंत एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो गए जिसने उन्हें हर पल मौत दी। मरने से प्रारंभ के पलों में भी राजा दुष्यंत ने अपनी दुश्मनी नहीं छोड़ी। उन्होंने आखिर तक स्वर्णागिरी से नफरत की और खुद के साथ ही पूरे राज्य को भी तबाह कर दिया। मैं राजकुमारी रेणुका देवी का गुप्तचर मंत्री उनके खजाने की देखभाल कर रहा हूँ। एक आखिरी बात जो कोई नहीं जानता, राजा दुष्यंत ने मरने से पहले एक यज्ञ करवाया था, काला यज्ञ। उन्होंने प्रतिज्ञा उठाई कि जिस राज्य को वो प्राप्त ना कर सके, जिस राज्य का खजाना उन्हें प्राप्त नहीं हो सकता, वो जीवन भर किसी और को भी नहीं मिलेगा, और जो कोई भी उस खजाने को प्राप्त करना चाहेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। सूर्या ने आगे के पृष्ठ पलटे और हैरान रह गया। उस पर स्वर्णागिरी की धरोहर की छाप बनी हुई थी
और साथ ही उस पर राजकुमारी रेणुका देवी की मोहर भी। सारे पृष्ठ समाप्त हो गए। सूर्य अब धीरे धीरे सारी बात समझ रहा था। वो समझ गया कि कुंदन यहाँ किले पर रिसर्च करने नहीं बल्कि किसी खास खोज के लिए वापस आया था। जरूर उसे कहीं कुछ ऐसा मिल गया था जिसकी वजह से वो भागने के बाद भी उसका लालच उसे वापस यहाँ खींच लाया। सूर्य उस कक्ष को ध्यान से देखने लगा ताकि उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल सके। वो उस कक्ष की दीवारों पर हाथ फेर फेर कर रास्ता खोज रहा था। तभी उसे फिर से पानी की आवाज सुनाई देने लगी। उसने ध्यान से कान लगाकर सुना और तभी एक गुप्त दरवाजा आर पार हुआ और सूर्या उस अंधेरे को चीरकर बाहर निकल आया। सूर्या के सामने एक घना जंगल था, रात का पसरा सन्नाटा, और वो बिल्कुल अकेला था। सूर्या को जिस पानी की गूंज सुनाई दे रही थी वो एक झरने की थी जो किले के ठीक पीछे वाले जंगल में था। सूर्या का गला सूख चुका था, उसे बहुत प्यास भी लगी थी। वह टॉर्च की रोशनी में उस झरने की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन फिर एक बार उसने पीछे पलटकर उस गुफा की तरफ देखना चाहा जहां से वो बाहर आया था, पर वो अचंभित हो गया। उसके पीछे कुछ नहीं था सिवाय घने जंगल के। सूर्या पानी पीने लगा, लेकिन तभी काला आसमान कई सारी रोशनी से भर गया। सूर्या ने सर उठाकर देखा तो आसमान में एक साथ बहुत सारी रोशनी गोल घेरे के इर्द गिर्द चक्कर काट रही थी। सूर्या जल्दी से उस तरफ भागा और जो उसने देखा उसके होश उड़ गए। ये रोशनी किले के पिछले भाग से आ रही थी जहां वो छोटा सा सरोवर बना हुआ था जिसमें सूर्या ने उन गुलाबी रंग वाले फूलों को देखा था। वो सरोवर फूलों से भरा हुआ था और रात के समय वो फूल रंगीन रोशनी से चमक रहे थे। लेकिन तभी सूर्या की नजर सामने पड़ी। बहुत सारे अघोरी तंत्र मंत्र कर रहे थे। वे लोग आग में खून बढ़ा रहे थे और जिंदा मांस खा रहे थे। उनके पीछे सूर्या को कुछ लड़कियां भी दिखाई दी जो बेहोश पड़ी हुई थी। सूर्या ने अपनी बंदूक निकाली, पर तभी इतने में वो शैतानी साया एक बार फिर सूर्या के सामने आ गया। इस बार रोशनी में उसका चेहरा और भी भयानक दिखाई दे रहा था। सूर्या ने उस पर बंदूक तान दी, लेकिन उस शैतानी साए ने एक झटके में सूर्या की गर्दन दबोची और उसे हवा में उछालकर दूर पटक दिया। सूर्या दूर जाकर गिरा और किले की दीवार से टकरा गया। उस खौफनाक साए का प्रकोप तेज होता जा रहा था। उसने लकड़ी का मोटा टुकड़ा उठाया और सूर्या की ओर फेंक दिया, लेकिन तभी किसी ने बीच में आकर उस लकड़ी के टुकड़े को सूर्या को लगने से रोक दिया। वो कार्ल और दरोगा जी थे जो उस वक्त सही मौके पर सूर्या की मदद के लिए आ पहुंचे। उस शैतानी साए को देखकर दरोगा जी और कार्ल भी सकपका गए, क्योंकि उसने दरोगा जी और कार्ल दोनों को ही पकड़ लिया। वहां अघोरी अपना तंत्र मंत्र कर रहे थे। आसमान में रोशनी से बना घेरा काला होता जा रहा था। कार्ल का दम घुटने लगा और वो बेहोश होकर गिर पड़ा, और वहीं दूसरी तरफ दरोगा जी झटपटा रहे थे। और फिर तभी सूर्या ने खुद को संभाला और अपनी बंदूक से आसमान में एक फायरिंग की। फायरिंग से सबका ध्यान सूर्या पर गया। शैतानी साए ने दरोगा जी को छोड़ सूर्या की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन तभी सूर्या ने फुर्ती से जोश दिखाया और उस सरोवर में कूद गया। उसने फौरन एक मटके में पानी भरा और उन अघोरियों के तंत्र मंत्र की आग में डाल दिया। अग्नि भस्म होते ही वो शैतानी साया झटपटाने लगा। दूसरे ही पल दरोगा जी ने सीटी बजाई और सारी पुलिस फोर्स किले के अंदर उस जगह पर इकट्ठी हो गई। सब पुलिस वालों ने उन अघोरियों को पकड़ लिया और रस्सी से बांध दिया। दरोगा जी ने कार्ल को उठाया। वो ठीक था, दम घुटने की वजह से बेहोश हो गया था। सारे हालात अब साफ समझ आ रहे थे, लेकिन सूर्या इधर उधर देख रहा था। दरोगा ने सूर्या से पूछा, सर आप इधर उधर क्या देख रहे हैं? हमने सबको पकड़ लिया। मान गए सर आपको? सूर्या ने दरोगा से पूछा। वो साया वो कहां गया? दरोगा ने जवाब दिया, सर उसका नाम मत लीजिए। अच्छा हुआ वो भी खत्म हो गया। जान बची तो लाखों पाए। हमें तो खुश होना चाहिए, हम सबकी जान बच गई, नहीं तो वो डरावनी चीज हमें मार ही डालती। तभी सूर्या को कुछ सूझा और वो सरोवर में कूद गया। दरोगा पीछे से चिल्लाने लगा। वे सूर्या को बाहर निकलने के लिए पुकारने लगे और फिर कुछ ही पल बाद सूर्या उस सरोवर से बाहर आया, लेकिन अकेला नहीं, उसकी गोद में एक लड़की थी जो बेहोश थी।
दरोगा जी और कार्ल हैरान रह गए। पुलिस वालों ने सहारा देकर सूर्या को बाहर निकाला। वो लड़की अब भी बेहोश ही पड़ी थी। दरोगा ने हैरान होकर पूछा, सर ये लड़की कौन है? सूर्या ने जवाब दिया, अभी आपको सब पता चल जाएगा दरोगा जी, सारी बातें विस्तार से बताता हूं। ये किला स्वर्णागिरी का शानदार किला सिर्फ राजकुमारी रेणुका देवी की अमानत है, उनकी धरोहर है। यहां कोई भूत वूत नहीं है और ना ही कोई शैतानी साया। ये अघोरी अपने तंत्र मंत्र से स्वर्णागिरी की इस धरोहर पर अपना कब्जा करना चाहते थे। ये पिछले काफी सालों से यहां अपना डेरा जमाए हुए है। इस किले में अब तक जितने भी लोग गायब हुए वे सब इन्होंने ही किए। ये लोग उनकी बलि चढ़ाते थे, उनका खून पीते थे, जिंदा मांस खाते थे और तो और सिर्फ यही नहीं, अपने जिस्म की भूख मिटाने के लिए लड़कियों का व्यापार भी करते थे। इन सारी लड़कियों का शोषण किया गया। हर अमावस की रात ये किसी एक लड़की की बलि चढ़ाया करते थे। अगर भूल से कभी कोई इस किले में रह जाता था तो ये लोग उसे मारकर खा जाते थे। दरोगा ने पूछा, लेकिन सर ये लड़की कौन है? सूर्या ने उस लड़की की तरफ देखा जिसे वो सरोवर से बाहर निकाल कर लाया था और सबको बताया, ये प्रिया है दरोगा जी, मेरी बेटी, जिसे सरफराज ने अगवा कर बेच दिया था और मैं बदनसीब अपनी बेटी को हर जगह ढूंढ रहा था। इन कमीनों ने मेरी बेटी का क्या हाल बना दिया। दरोगा ने चौंक कर कहा, सर इसका मतलब ये कोई शैतानी साया नहीं है। सूर्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं, ये मेरी बेटी है, एक इंसान, मेरी छोटी सी प्रिया, जिसे 7 साल पहले सरफराज ने बेच दिया था और मैं इसे ढूंढ नहीं पाया। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी नाकामयाबी थी। इन लोगों ने प्रिया को अपने तंत्र मंत्र से अपने वश में कर रखा था। ये जैसा चाहते प्रिया का शरीर वैसा ही करता। जब मैं किले में पहली बार आया तो मुझे ऊपर वाले कक्ष में कुछ सामान मिला, नशा करने का सामान, यानी अफीम। उस वक्त कुछ बातें धीरे धीरे मेरे जहन में आने लगी, क्योंकि एक पुराने खंडहर किले में अफीम का क्या काम। ये लोग कई सारे गैर कानूनी काम भी करते थे। रात के वक्त जब सड़कें सुनसान हो जाती थी तो उसी मौके का फायदा उठाकर ये अफीम और लड़कियों की तस्करी किया करते थे। सरफराज यहाँ इन लोगों को लड़कियों की तस्करी कर रहा था। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि स्वर्णागिरी मुझे मेरी सबसे बेशकीमती चीज लौटा देगा। स्वर्णागिरी के किले से रहस्य का पर्दाफाश हो गया। जो लोग किले के खौफ से डरते थे उन सब के सामने इंस्पेक्टर सूर्या ने सच्चाई लाकर रख दी। लेकिन एक चीज थी जो अभी भी दरोगा जी समझ नहीं पाए। उत्सुकतावश उन्होंने सूर्या से पूछ ही लिया, सर आपने निहारिका मतलब साक्षी की हत्या के साथ इस किले का केस भी सुलझा दिया, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। सूर्या ने जवाब दिया, अब क्या हुआ दरोगा जी? दरोगा ने कहा, सर उस रात मनीष ने जिस भूतनी को देखा, मेरा मतलब है सर, मनीष ने प्रिया को देखा और डर कर भाग गया। उन अघोरियों ने निहारिका को ही क्यों मार डाला, कुंदन को क्यों नहीं? सूर्या मंद मंद मुस्कुराने लगा और दरोगा से कहा, दरोगा जी ये केस सुलझ चुका है, अब आप ये सब बातें करके इसे और ना उलझाए। आपके साथ ये दिन बहुत यादगार रहेंगे, और हां आपका पान भी। सूर्या स्वर्णागिरी से जा रहा था। उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और जीप में बैठकर दरोगा जी को अलविदा कहकर चला गया। सूर्या ने प्रिया की तरफ मुस्कुराकर देखा, लेकिन दरोगा जी का सवाल उसके दिमाग में चल रहा था। सूर्या जवाब जानता था, बस किसी को बताना मुनासिब नहीं समझा। दरअसल सूर्या जब कुंदन के घर तफ्तीश करने गया तो उसे महल के वो नक्शे मिले जो बाहरी नक्शों से बिल्कुल अलग थे। सूर्या ने चुपके से साक्षी के घर की तलाशी ली और वहां उसे किले की धरोहर मिली, स्वर्णागिरी की छाप, सोने की मुद्राएं। सूर्या समझ गया कि कुंदन सिर्फ उस खजाने के लिए ही स्वर्णागिरी वापस आया था। वो एक आर्कियोलॉजिस्ट था और किले की बहुत बारीकी से जांच के दौरान उसे वो मुद्राएं मिली। वो ये खजाना लेकर भागने वाला था, लेकिन जब उस शैतानी साए यानी प्रिया के बंधित शरीर ने निहारिका को मार डाला और अघोरी कुंदन भी मारने के लिए आगे बढ़े, तब उसने उन अघोरियों को सोने की मुद्राएं दिखाई और उन्हें खजाने का लालच दिया, जिसके बदले में
उन्होंने कुंदन को छोड़ दिया। लेकिन ये एक रहस्य है कि कुंदन की मौत मनीष के बदले के कारण हुई या राजा दुष्यंत की प्रतिज्ञा के कारण, जो कोई नहीं जानता। सूर्या की जीप किले के रास्ते से होकर गुजरी। सूर्या ने एक आखिरी बार उस किले की तरफ मुड़कर देखा। राजकुमारी रेणुका देवी का खजाना कहाँ है, वो शायद कभी कोई ना जान पाए। सूर्या मंद मंद मुस्कुराने लगा, लेकिन एक बात जो जिंदगी भर सूर्या के जहन में रहेगी वो ये कि वो कक्ष, वो सुंदर सा कक्ष जहां उस गुप्तचर ने राजकुमारी रेणुका देवी की जिंदगी की व्यथा लिखी और इस किले के कुछ राज, वो खुद वहां कैसे पहुंचा, वो रोशनी कैसी थी जो उसे खींचकर वहां ले गई। सूर्या के जाने के बाद उसी रात आसमान में बहुत तेज रोशनी प्रकट हुई और बहुत सारे पत्थर किले की दीवार से लुढ़ककर झरने के नीचे गिर पड़े। तो साथियों, आज की हमारी स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है और मैं उम्मीद करता हूं कि यह स्टोरी आपको काफी पसंद आई होगी। इस कहानी में आपको क्राइम और डर का एक बढ़िया मिश्रण देखने को मिला होगा। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं कि आपको स्टोरी कैसी लगी। इससे मुझे यह समझने का मौका मिलेगा कि जो अगली स्टोरी में आपके लिए लेकर आने वाला हूं उसमें मुझे कहां कितना फेरबदल करने की जरूरत है। तो बस इंतजार है मुझे आपके ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स का। मैं आपके हर कमेंट का इंतजार करने के लिए बैठा रहता हूं। तो वेट कीजिए नेक्स्ट स्टोरी का। तब तक अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखें।